कार्तिक बीएससी। अब मैं मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, आप सब लोगों ने बता दिया। तो मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। यूपीएससी के अंदर 2021 और 2022 दोनों इंटरव्यूज दिए हुए हैं, टोटल 3 मेंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। और यूपीएससी के अंदर पॉलिटिकल साइंस में मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर रहा है। 2022 में मेरा स्कोर था 288 मार्क्स। उसमें पेपर 1 में मेरा स्कोर था 150 और पेपर 2 में था 138। सिमिलरली 2021 के अंदर भी पेपर 1 में मेरा स्कोर 149 रहा था। तो पेपर 1 मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जहां पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको 150 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो वो अचीवेबल है। 150 का मतलब होता है 60% मार्क्स। 250 में से 60% मार्क्स अपने आप में यूपीएससी में एक रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 50% पे तो आप खुद आईएएस बन रहे हो। 2075 में से अगर 1000 मार्क्स आपके आ गए तो आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। अगर आप देखोगे इस साल की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की 953, वो लगाई अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, जिनका है बहुत अच्छी बात है, उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होगा। बट आप सोचो, जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था, मुझे कोई भी बेसिकली बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन इतना ज्यादा पॉलिटिकल साइंस पे एक्सटेंसिव रीडिंग किया कि अब मैं अपनी इंजीनियरिंग को तो भूल चुका हूं। जो कुछ है सब कुछ बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से ही है। और बेसिकली मैं आईआर के अंदर ही अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा हूं, तो थोड़े टाइम के अंदर बेसिकली आईआर में पीएचडी भी बेसिकली कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखोगे ये वाला जो एरिया है काफी डायनेमिक एरिया है, काफी अच्छा एरिया है। तो जैसे पहले तो आपके मन में डाउट आता है ना, सर पीएसआई ऑप्शनल क्यों सेलेक्ट करें, क्या फायदा मिलेगा पीएसआई ऑप्शनल से। तो जो मुझे फायदा मिला मैं वही बताऊंगा। जो मुझे फायदा मिला वो मेरी मार्कशीट में भी आप लोगों को दिखा दूंगा, वो मार्कशीट में भी क्लियरली विजिबल होगा। पहला फायदा होता है ये ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है, जो इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को अपने आजू बाजू देखने को मिलेगी। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड देख लो, पॉलिटी से रिलेटेड देख लो। यहाँ पे आप बहुत सारे थिंकर्स की थॉट्स भी पढ़ोगे। यहाँ पे आप प्लेटो भी पढ़ोगे, एरिस्टोटल भी पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स भी पढ़ोगे, हैना अरेंट भी पढ़ोगे, बहुत सारे थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स भी पढ़ोगे, वेस्टर्न थिंकर्स भी पढ़ने वाले हो। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलने वाले हैं। तो इससे क्या फायदा मिला मुझे, पहली चीज तो मेरा जीएस2 का पूरा पेपर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। जीएस2 में पॉलिटी आता है, आईआर आता है, गवर्नेंस आता है, ऑलमोस्ट पेपर बेसिकली मेरे ऑप्शनल से मेरा कवर हो जाता है। और दूसरी चीज मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स काफी बढ़ जाती है उससे। तो पहला सबसे ज्यादा फायदा जहां पे विजिबल होता है वो जीएस2 के अंदर। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा मिलता है एथिक्स के अंदर। इस बार भी बेसिकली आप देखोगे मेरी मार्कशीट में एथिक्स में मुझे 117 मार्क्स मिले हैं। 2018 में जब मैंने मेंस दिया था उस टाइम पे मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर था 115 मार्क्स। उस टाइम पे स्कोर्स काफी नीचे जा रहे थे। तो दूसरा मुझे फायदा मिला ऑप्शनल से एथिक्स पेपर के अंदर, क्योंकि एथिक्स पेपर में मुझे सारे थिंकर्स पता होते हैं। हर थिंकर की थॉट मेरे दिमाग में होती है, चाहे वो इंडियन थिंकर हो, चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो। मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कोट करना है तो भी मेरे माइंड के अंदर प्रीएम्बल को लेके कैसे लिखना है, सेक्युलरिज्म को कैसे लिखना है, अच्छी थॉट प्रोसेस के अंदर। एक तो जनरल होती है जो आप अपनी बुक लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो, जो प्रीलिम्स के लिए काम आ जाती है आपकी। लेकिन बेसिकली मुझे पता होता है अम्बेडकर ने क्या बोला है, के मुंशी साहब ने क्या बोला है, केटी शाह ने क्या बोला है। तो इस ऑप्शनल की वजह से हम जब रिपीटेडली रिवीजन करेंगे ना तो सारे आइडियाज हमारे मन में ऑलरेडी बैठ जाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा मिला मुझे एथिक्स पेपर के अंदर, जहां पे मेरे मार्क्स काफी अच्छे आते थे। तीसरा फायदा जो मुझे देखने को मिला वो मिला ऐसे पेपर के अंदर। ऐसे पेपर के अंदर 2021 में भी मेरे 122 मार्क्स थे, ठीक है। इस बार थोड़ा ग्राफ नीचे गिरा था, लेकिन आप देखोगे 122, 110 ऐसा कभी नहीं रहा कि 80-90 मार्क्स आ रहे हैं ऐसे के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मुझे फिलोसॉफिकल एसेज लिखने होते हैं ना, तो फिलोसॉफिकल एसेज में मैं बहुत सारे थिंकर्स को अलग अलग जगह कोट कर सकता हूँ, बहुत सारी आइडियोलॉजीज को रिलेट कर सकता हूं, बहुत सारे पॉलिटिकल एग्जांपल्स को रिलेट कर सकता हूं, बहुत सारी इंटरनेशनल डायमेंशंस को रिलेट कर सकता हूं। तो ऐसे पेपर में जब आपको फिलोसॉफिकल ऐसे लिखना है तो वहां पर भी नो डाउट इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 सबसे बड़े एरियाज है। जीएस1 में मिलता है थोड़ा बहुत पार्ट जो सोसाइटी से रिलेटेड है, आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, बट जहां पे मेजर फायदा मिल रहा है जीएस2, जीएस4 और बेसिकली आपका ऐसे पेपर। ये 3 पेपर मतलब आप सोचो इस 500 मार्क्स के साथ साथ ये 750 मार्क्स भी आपके अलाइन चलते हैं।
तो ये भी एक मेजर फायदा जो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल देता है। भले ही कवर करने में हो सकता है 4 की जगह 4.5 महीने लग जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा इसको अपन पढ़ेंगे ना, उतना अपना जीएस भी अच्छा होता चला जाएगा, ऐसे वाला पार्ट अच्छा होता चला जाएगा, एथिक्स वाला पार्ट अच्छा होता चला जाएगा। पहला फायदा, ठीक है। दूसरी चीज, अब इस ऑप्शनल के अंदर आता है कि सर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, सिलेबस कैसा होता है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो मेरी तरफ से आपको इन 4.5 मंथ्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी। पहली चीज आप देखोगे, मैं आपको मैक्सिमम चीजें डिक्टेट करवाता हूं। डिक्टेट क्यों करवाता हूं? क्योंकि जो आपका नया पार्ट आप सीखोगे, जैसे मान लो आप प्लेटो के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो, एरिस्टोटल के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको हो सकता है कोई आइडिया ना हो। तो जो आप पहली बार पढ़ेंगे, जो पहली टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आंसर राइटिंग का। जितने अच्छे आंसर्स और जितने अच्छे लिंकेजेस होंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसे ये मैंने लास्ट बैच में जो पढ़ाया था उसके नोट्स है, तो बेसिकली आपको सारे नोट्स बेसिकली डिक्टेट होंगे। आपको पेपर 1 के पार्ट ए के तो एवरीथिंग डिक्टेशन मिलता है साथ में। ये तो हो गए आपके जो क्लास नोट्स होंगे, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बनाए जाएंगे। ये सब बेसिकली आपको, इसमें माइंड मैप्स भी बनाता हूं मैं। माइंड मैप्स का मतलब, जैसे मैंने थ्योरी ऑफ सोल्स पढ़ाया, तो यहाँ पे एक डिब्बा बना के बनाता हूं कि इसको कहां कहां पे लिंकेज दे सकते हो। इसको बेसिकली आप एरिस्टोटल से भी जोड़ सकते हो। पढ़ा मैं प्लेटो रहा हूं, लेकिन मैंने इसको जुड़वाया कि जब सवाल में लिखेंगे तो एरिस्टोटल से कैसे जोड़ेंगे, मैकियावेली से कैसे जोड़ेंगे, कौटिल्य से कैसे जोड़ेंगे, और वर्ना सिस्टम से कैसे जोड़ेंगे, ताकि आपका आंसर, आप सोचो मुझसे पूछा है प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल के बारे में, लेकिन सिर्फ मैं इतना लिख के नहीं छोड़ूंगा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल के बारे में मुझे एक पेज आता है, वो लिख के मैंने आंसर खत्म कर दिया। मैं उसको रिलेट करूंगा 2-2 लाइन में अलग अलग थिंकर्स से। इसको बोलते हैं कि अपने आंसर्स को एक दूसरे से इंटरलिंक करके बहुत पावरफुल बनाना। तब मैं आपको इसीलिए गारंटी देता हूं कि 150 प्लस मार्क्स आएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से 4-4.5 महीने मेरे साथ अगर मेहनत की, तो डेफिनेटली बेसिकली आप ला सकते हो। तो ये सारी चीज भी बेसिकली आपको क्लास नोट्स में मिलेगी। कई जगह बेसिकली क्लास खत्म होने के बाद मैंने बेसिकली उसका शॉर्ट नोट्स भी बनवाया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा, वो लगाया है सर, तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो अपन ने पढ़ लिया प्लेटो या एरिस्टोटल, तो उसके बाद ये भी आपको साथ में हैंडआउट में आप लोगों को दूंगा। जैसे आप देखो, ये विजिबल होगा, ये शॉर्ट नोट्स है, एक क्लास नोट्स में आपकी कॉपी में लिखे हुए होंगे। अब आपको बाद में रिवाइज करने के लिए चाहिए होंगे। मैंने आपको बोला आपकी 5 नोटबुक्स भर गई है, तो आप बाद में 5 नोटबुक को तो साथ में रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से प्लेटो किस एज से बिलोंग करता था, ठीक है, उसका कंसर्न क्या था, ठीक है, उसकी स्कूल ऑफ थॉट क्या थी, ऐसे मैंने 5-7 पेज के अंदर हर थिंकर के नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पे विजिबल होगा, जैसे फर्स्ट आपका प्लेटो वाला है, ये चल रहा है, देखो इसका सब कुछ बनाया हुआ है। थ्योरी ऑफ आइडियाज के लिए आपको इतना सा पढ़ना है, बस खत्म। इसमें सारे कीवर्ड भी आ जाएंगे, सारी एवरीथिंग भी आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ सोल्स के बारे में इतना सा लिखा हुआ है बाकी क्लास नोट्स में, बट आप रिवाइज करने के लिए आपके माइंड में आ जाए कि थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो ने क्या क्या चीजों के बारे में बात की थी। तो ऐसे बेसिकली सारे नोट्स आपको मिलेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद। जैसे ही एरिस्टोटल खत्म हो गया, एरिस्टोटल का हैंडआउट आपको दे दिया जाएगा। प्लेटो खत्म हो गया, प्लेटो का हैंडआउट दे दिया जाएगा। ये मेरी मेहनत है जो हम लोगों ने साथ में मिलके बनाया था, क्योंकि हम जब स्टडी करते थे तो 2-3 फ्रेंड्स एक साथ में मिलके बनाते थे नोट्स, ताकि फटाफट से नोट्स अच्छे बन जाए। तो ये बेसिकली ये मेरे खुद के नोट्स है, जिनको मैं खुद यूज करता था लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए, या जल्दी से रिवाइज करने के लिए टेस्ट देने से पहले। तो आपको ये तो मिलेंगे नोट्स लिखवाऊंगा, उसके अलावा हर टॉपिक के ये हैंडआउट्स आपको मिलेंगे। तो ये जैसे मान लो आपका प्लेटो का हो गया, और लास्ट में इवैल्यूएशन भी दिया हुआ है कि प्लेटो देखो, आप सोचो मैंने प्लेटो को यहाँ पे मार्क्स से भी रिलेट कर दिया कि प्लेटो आइडियलिस्ट है, मार्क्स मेटेरियलिस्ट है। प्लेटो बेसिकली अल्टीमेट रियलिटी की जगह आइडिया में बिलीव करता है, मार्क्स इसमें बिलीव करता है। तो ऐसे मैंने कंपैरिजन भी करके काफी सारी जगह दिया हुआ है, ताकि आपस में थिंकर्स को आप कंपेयर कर सको। सारी चीज सिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में ये कब यूजफुल होगी, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, आपने नोट्स लिखे हैं, तो थर्ड रीडिंग के बाद आपको ये समझ में आने लगेंगे कि नोट्स की कितनी ज्यादा यूटिलिटी है लास्ट में रिवाइज करने के लिए। तो ये भी बेसिकली सारी चीजें बेसिकली आपको क्लास में मिलेगी, ठीक है। अब जैसे प्लेटो खत्म हो गया तो एरिस्टोटल का नोट्स आ गया यहां से बना हुआ, ठीक है। एरिस्टोटल का भी ऐसे 2-3 पेज में बना होगा, ज्यादा लेंथी नोट्स है ही नहीं, ठीक है। क्लास नोट्स के बाद आप 2-3 रीडिंग के बाद तो आपको क्लास नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनसे पढ़ के ही सारा आइडिया बेसिकली लगा पाएंगे। तो देखो ये एरिस्टोटल वाला नोट्स आ गया आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें दिख रही है, हर एक आइडिया जो यूपीएससी में पूछा गया है, इन नोट्स के अंदर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर किया गया है, क्योंकि नोट्स मैं बना रहा हूं, मुझे पता है यूपीएससी में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें बेसिकली यहां पर आप लोगों को कवर्ड मिलेगी हैंडआउट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए सर कि आप
ये ऐसे आप लोगों को हर वीक के अंदर, पहला चीज तो हो गया, आपको क्लास नोट्स डिक्टेट करवाए जाएंगे, हर टॉपिक के शॉर्ट क्लास नोट्स के हैंडआउट्स भी मिलेंगे। दूसरी चीज, मेरे साथ चलने के लिए हर वीक में आपको एक टेस्ट लिखना पड़ेगा। पहले दूसरे वीक में तो नहीं लूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वीक से आपका एक सेक्शनल टेस्ट होगा, जिसका पेपर मैं डिजाइन करूंगा, इवेल्युएशन भी मैं ही करूंगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी इवेल्युएशन करने दे दिया। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जहां पे मैंने पहले ये ऑप्शनल पढ़ाया था, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पूरी कॉपी, जैसे ये पूरा टेस्ट लिखते हैं और इस टेस्ट का पूरा इवेल्युएशन करके दूंगा मैं सारी चीजों का। जैसे मैं इवेल्युएशन वाली कॉपी भी बताता हूँ आपको, तो ये देखो पूरा टेस्ट लिखा हुआ है इन्होंने, टेस्ट पेपर भी इसके अंदर है। तो जैसे ये मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर दिया यहाँ पे, ऐसे आपको टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट। आई थिंक टेस्ट वाला नहीं लगा है सर, देखो और आपको कुछ ये इमेजेस वाली टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं कि कैसे इमेजेस वाली टेक्निक से आप यूज कर सकते हो। टेस्ट पेपर नहीं लगा इसके अंदर, जो सिंगल पेज वाला टेस्ट पेपर होगा वो नहीं है। चलो है, ये देखो इस टाइप से मैंने पीएसआई टेस्ट 1 बनाया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए देखो 10 टेस्ट का टेस्ट बनेगा ये, ठीक है। इसमें बेसिकली जो वही होगा जो अपन पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं दूंगा। पहले जो अपन क्लास में सीखेंगे, 10-15 दिन में जो क्लास में सीखा है, मैं चाहता हूं कि उसको आप लिखो जैसा आप लिखना चाहो, जैसा भी आप, बट लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही लिखेंगे जो पढ़ा है, कोई नई चीज पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि नई चीज में तो आप भी कुछ भी लिखोगे और मैं भी क्या चीज चेक करूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है, पढ़ाया है, क्लास नोट्स में दिया है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो इस तरह से जैसे मैंने ये टेस्ट लिया पहला वाला, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का नेचर, सोक्रेट्स और प्लेटो, ये 3 टॉपिक दिए। इसके 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए। 1.5 घंटे का 2 घंटे का पेपर आपका 2 वीक में, मतलब ऐसा तो करेंगे ही करेंगे, हर 15 दिन में एक टेस्ट तो 10 क्वेश्चन का लिखना ही लिखना है। आप बोलो तो मैं तो हर वीक में भी लिखवा दूंगा, बट बेसिकली पहले चालू करेंगे तो थोड़ा इजी बनाए आप लोगों के लिए कि पहले 15 दिन में रखेंगे, फिर धीरे 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 उसको 7 डेज पे भी लेकर आएंगे। तो ये भी सेगमेंट बेसिकली आपका चलेगा। आप जैसे ये स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, वैसे आप सोचो, मैं आप लोगों को जब इसकी फर्स्ट की टेस्ट की कॉपी दिखाऊंगा तो आप देखोगे फर्स्ट टेस्ट से लेके इसका अभी 10वां टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अभी इसने मुझे करंटली 10th टेस्ट लिख के भेजा है, तो पहले टेस्ट की कॉपी से 10वें टेस्ट की कॉपी आप देखोगे, आपको लगेगा दिन रात का अंतर है। मैं आप लोगों को कॉपी भेजूंगा, पहला टेस्ट जो उसने लिखा है, 10वें टेस्ट लिखते लिखते इतनी सारी चीजें उसने इंटरलिंक की, इतना अच्छा आंसर लिखा कि मैं उसको मार्क्स देता था 10 में से 3, 3.5, मतलब अब 4.5 मार्क्स में भी वो मुझसे क्वेश्चन कर देता, सर बताओ क्यों मार्क्स इसमें काटा गया है। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि एक तो आंसर इतना अच्छा लिखा कि मुझे लगा कि 10 में से इसको 5.5 दिया जाए, लेकिन बेसिकली अभी इतना ऊपर एकदम नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, अगर 10 में से 5 मार्क्स दे दिए मैंने कि आपने बहुत बेस्ट आंसर लिखा है, अदरवाइज एवरेज में 2.5 मार्क्स दूंगा, 3 मार्क्स दूंगा, तो उससे मत घबराना, क्योंकि आपको टारगेट है कि आपको 60% तक पहुंचना है। 10 में से 6 मार्क्स एग्जामिनर से लेने हैं और 15 में से बेसिकली आपको 9 मार्क्स लेने हैं और 20 में से 12 लेने हैं। इससे ज्यादा एग्जामिनर जनरली देता नहीं है, ठीक है। तो आप इतना ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दूसरा सेगमेंट चलेगा मेरी क्लासेस के अंदर, जो रहेगा आपका टेस्ट का, ठीक है। ये समझ आया आपको। तीसरी चीज, नोट्स के अंदर मेरी आपको और भी अच्छी वैरायटी देखने को मिलेगी। ये तो हमारे सिलेबस 4 पार्ट में बटा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमारा सिलेबस बटा हुआ है। तो इसमें भी मैंने क्या किया है, ये थोड़ी हम लोगों ने मेहनत करके थोड़ी सी पीडीएफ बनाई थी, ताकि हम बहुत अच्छा आंसर बेसिकली एग्जामिनर को दे सके। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। जैसे हमारे ऑप्शनल में क्या होता है, हिस्ट्री का भी पार्ट है, हमारे ऑप्शनल में बेसिकली पॉलिटी का भी पार्ट है, हमारे ऑप्शनल में बेसिकली कुछ जो सोशल मूवमेंट्स वगैरह होते हैं ना, एनवायरमेंट वाले, वुमेन वाले, वो भी पार्ट है। हमारे ऑप्शनल में फ्रीडम स्ट्रगल का भी पार्ट है। लेकिन आप तो बोलोगे सर फिर हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं, वैसा आंसर यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, तो नंबर आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। उसी को सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इस टाइप के कुछ पीडीएफ्स बनाए हैं। ये हमने मेहनत करके बनाए, क्योंकि मुझे बेसिकली ऐसा था कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया, प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ गया, अब जनरली जो लक्ष्मीकांत में लिखा है वही लिख दूंगा तो मार्क्स कैसे देगा एग्जामिनर। तो मैंने वहां पे क्या की, डिबेट बनाना स्टार्ट की। 5-6 लोगों को, ये पहले से ही पकी पकाई खिचड़ी है, वहां पे जाके नहीं पकाना है। पहले से आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में ये 8 से 10 लोगों की डिबेट हमें पता है कि केटी शाह क्या बोल रहे थे, अंबेडकर साहब क्या बोल रहे थे, नेहरू जी क्या बोल रहे थे। आप जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मॉडरेट्स क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं। तो अब यहां पे अपन को दिखाना है कि मॉडरेट्स का व्यू क्या था, एक्सट्रीमिस्ट का व्यू क्या था। मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बिलीव करता है पर्सपेक्टिव्स में। एग्जामिनर को डिबेट दो आप, मजा आएगा एग्जामिनर को पढ़ने में भी। यहां कुछ सही कुछ गलत है ही नहीं,
मतलब एग्जामिनर को आप दिखा रहे हो कि देखो, आपने मुझसे पूछा कि फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग पर्सपेक्टिव बताओ, तो मैं बोल रहा हूं मॉडरेट्स में बेसिकली दादा भाई नौरोजी ऐसा बोलते थे, मैं बोल रहा हूं एक्सट्रीमिस्ट में बेसिकली लाल बाल पाल ऐसा बोलते थे। तो उससे क्या होगा, उसका माइंड बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने एक व्यू दे दिया बेसिकली एमजी रानाडे का, सब लोगों ने नाम सुना ही होगा इनका, सब लोगों को नाम पता होता है, बट ये है कि लिखना कैसे। मुद्दा यही है कि आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम नहीं पता, एसएन बनर्जी का नाम सब लोगों को पता होगा, सब नाम पता होंगे, दादा भाई नौरोजी का नाम पता होगा आप लोगों को, गोखले साहब का नाम पता होगा आप लोगों को, चिंतामणि साहब का चलो नहीं भी पता, लेकिन ये जो मेजर मेजर लोग हैं उनके तो नाम लिख सकते हो ना कि उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है, और थॉट प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी कि मॉडरेट्स ऐसा बोलते थे। मॉडरेट्स किसमें बिलीव करते थे, हिस्ट्री में पढ़ते हो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए था, उनको किस रास्ते से जाना था, लेजिस्लेचर के रास्ते से जाना था, उनको शोर शराबा थोड़ी करना था, हड़ताल धरना थोड़ी करना था उन लोगों को, तो उनकी थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगी। रिवॉल्यूशन कहां से आएगा, एक्सट्रीमिस्ट के अंदर आएगा, तो उनकी थॉट प्रोसेस वहां से आप इजीली ले सकते हो। तो ये सारी पीडीएफ भी मैं आपको जब पेपर 1 का पार्ट भी पढ़ाऊंगा, तो ये सारी पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इनके अंदर अपडेट्स भी करेंगे अपन। अपडेट्स का मतलब, मान लो कोई सोशल मूवमेंट आया, अभी करंट में चल रहा है कोई भी सोशल मूवमेंट, मान लो ग्रेटा थेनबर्ग का चल रहा है, या कोई भी मुंबई के अंदर कोई भी एनवायरमेंटल का मूवमेंट चल रहा है, वो अपन ने साथ में क्या कर दिया, सप्लीमेंट दे दिया। बेसिक वही रहेगा, क्या क्या सप्लीमेंट देते जाएंगे, जो नई नई चीजें भी न्यूज में चल रही है, जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो, करंट अफेयर्स में कहीं से पढ़ लिया आपने, साथ में लगा लिया कि सिलेबस पॉइंट के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। तो तीसरी चीज, आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको थिंकर्स के नोट्स दूंगा, ये नोट्स भी बेसिकली लिखेंगे भी सही, और आपको पीडीएफ भी मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई है ये, तो ये भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। जैसे एक्सट्रीमिस्ट फेज में भी बनाया हुआ है, क्या क्या मूवमेंट थे, अब 5-6 मूवमेंट में आपको, अब इससे पता है क्या फायदा होगा, जीएस1 में हिस्ट्री के आंसर में भी कई सारी चीजें ओवरलैप हो जाएगी। भाई पॉइंट तो वही है ना, एक्सट्रीमिस्ट का भी पॉइंट वही है। अब आप वहां पे लिखते समय उनका नाम लिखोगे कम से कम, जब जीएस1 का आंसर लिख रहे हो तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम लिखोगे, एमजी रानाडे का नाम लिखोगे, लाल बाल पाल के पर्सपेक्टिव लिखोगे, तो फायदा ये है, आपको लगेगा सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ये सोचना कि सर ऑप्शनल के साथ साथ हमें जीएस1 जीएस2 जीएस4 का भी मैटर दे रहे हैं। थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बट रीडिंग अच्छी करोगे तो आपका ये काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये चीज भी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिकली अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं दिया, हमने जब बना रहे थे, क्योंकि जब 2-3 लोग मिलकर बनाते हैं ना, तो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, और यही पॉलिटिकल साइंस का नियम है, ठीक है। जैसे मैं डायलेक्टिकल जो वर्ड बोलते हैं ना, कि डिबेट भी होगा, डिस्कशन भी होगा, मैंने कुछ पॉइंट बोला, आप लोगों ने उसका काउंटर किया, सर नहीं ऐसा भी होना चाहिए, फिर लास्ट में जाके हमने एक सिंथेसिस बना लिया, चलो आपके भी 1-2 पॉइंट ले लेते हैं, 1-2 पॉइंट मेरा ले लेते हैं, जहां पे कॉमन कंसेंसस क्रिएट हो रहा है उसका अपन एक आइडिया बना देते हैं। यही होता है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप सोचो, यहाँ पे मैंने काफी सारे वुमन के पर्सपेक्टिव्स भी लिए हैं, इनका नाम क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो एग्जामिनर को आप दे रहे हो, 3 वुमन में से एक का नाम तो ध्यान रहेगा, ये राजकुमारी अमृता कौर है, रानी गेडेलियन, किसी का नाम तो ध्यान रहेगा ना। तो जब आप डिबेट लिख रहे हो ना, एक वुमन का नाम डाल दो, एक SC/ST के मेंबर का नाम डाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि ये आदमी होलिस्टिक सोचता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स पे बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे, तो ये सिर्फ हमने नाम लिख के छोड़ दिए, इनका व्यू हम बना लेते थे। क्यों बना लेते थे, क्योंकि आप इतना सारा आइडिया पढ़ चुके हो, आपको पता है कि कौन क्या बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हम जनरेट कर सकते थे। आप सोचो, नागा वुमन का भी नाम है, सरोजनी नायडू, ये तो सबको पता होता है, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, भिकाजी कामा, एनी बिसेंट, सब लोगों ने नाम सुने हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी आंसर में इनको कोट किया होगा। कभी किसी ने अगर पॉलिटिकल साइंस में अपने कॉलेज के भी एग्जाम दिए हैं, क्योंकि सब लोग बीए वाले हैं, बहुत सारे लोग, मेजोरिटी मुझे बीए वाली दिख रही थी, मैं अकेला ऐसा लग रहा था कि मैं इंजीनियर हूं, बाकी सब लोग तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजी से अगर काम करोगे तो 4 से 4.5 महीने में ऑप्शनल को बहुत अच्छा आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इनको बनाया हुआ है, ताकि कम से कम, अब मान लो कई बार आपके ये सवाल GS1 में भी आ जाता है कि रोल ऑफ वुमन क्या है इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आता है सवाल कि वुमन का क्या रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। कम से कम यहां से आपको कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो 5-7 नाम पढ़ोगे तो 2-3 तो दिमाग बाहर निकालेगा ही निकालेगा ना, रिवाइज करोगे तो ये भी फायदा थोड़ा सा बेसिकली आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये तो रहेगा कि बेसिकली हम कैसे कैसे मूव ऑन करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसके नोट्स लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, हर वीक में या 15 दिन में एक सेक्शनल टेस्ट लिखना है, उसकी कॉपीज आप मुझे दोगे, वो कॉपीज भी मैं आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पे कि किस टाइप से चेक करके मैं देता हूं।
चेक करने में भी बेसिकली ऐसा होता है, जहां गलत है वहां पे गलत ही लिखूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आपको खुश करने के लिए लिख दिया, नहीं बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। कम से कम बेसिकली आप पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग चालू करोगे। तो वो कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने चेक की हुई है। जस्ट अ मिनट। देखो किस टाइप से माइक्रो कमेंटिंग आप लोगों को यहां पे मिलेगी। सर एक और कॉपी मैंने भेजी है, इसको भी लगाइए ना, जस्ट अ मिनट। आई थिंक आ गई होगी सर। तो इसमें माइक्रो कमेंटिंग भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें मैं देखूंगा, और उससे फायदा ये होगा कि 2-3 टेस्ट के बाद कम से कम आपके माइंड में रहेगा वो सारी चीजें कि सर ने ऐसा ऐसा बोला है, तो हमें ऐसा ऐसा इसके अंदर चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पैटर्न। अब आते हैं कि पीएसआई ऑप्शनल का सिलेबस को लेके। सिलेबस को लेके मतलब पीएसआई ऑप्शनल में क्या क्या आता है, जस्ट अपन ये आप लोगों ने कभी किसी ने सिलेबस देखा है? ठीक है, कितने लोगों ने देखा है, हाथ खड़े करके बताओ। अभी देखा है, ठीक है, आपने देखा है पहले, बाकी ने नहीं देखा, ठीक है। चलो अब पहले सिलेबस देखते हैं। आज पहले सिलेबस को अच्छी देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या लिखा है, एग्जामिनर ने कैसा कैसा सिलेबस हमारे पास आता है, ठीक है। चेक्ड वाला क्यों नहीं आ रहा? जो मैंने चेक किया हुआ है बोला वाला कमेंटिंग इसमें हट रही है, जैसे मैंने आपको भेजा है। अच्छा ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये जो मैंने कॉपी इसमें भेजी है चेक्ड है, देखो। नहीं ये वाली कॉपी है, इसमें शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहा। चलो छोड़ो, मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा। तो देखो जैसे जैसे इन्होंने लिखा है, मैं जस्ट आपको बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें इनको, जो लास्ट वाली कॉपी अपने पास है, तो क्या क्या चीजें अपन यहां पर देखेंगे। भले ही कोई चीज अच्छी लग रही हो दिखने में, लेकिन मुझे पता है, देखो 10 मार्क्स का ये मत देखना क्या लिखा है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और क्वेश्चन लिख रहे हैं ये, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जो दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल इज पॉलिटिकल से रिलेटेड। थोड़ा और जूम कर देता हूं, अच्छे से दिख जाएगा, विजिबल है सभी लोगों को, ठीक है। जस्ट मैंने देखो यहां पे मैंने जो लिखा है, मैंने पहले लिखा है कि इन्होंने ये जो इतना भी मैंने यहां पे लिख के दिया है कि जो फर्स्ट पेरा इन्होंने लिखा है ना, यहां पे फर्स्ट पेरा बेसिकली इनको कहां पे लिखना चाहिए था, सेकंड में। तो मेरा पहला कमेंटिंग देखो यहां पे, दिस फर्स्ट पेरा कैन बी शिफ्टेड टू सेकेंड और थर्ड पेरा, क्योंकि पहला पेरा उन्होंने लिखा वो यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं है, इसको या तो ये सेकंड पे लाते या थर्ड पे लाते, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे बेसिकली मेन मुद्दे को नहीं समझाया। पहले मेन मुद्दे को समझाना है कि ये जो सवाल पूछा गया है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा है। तो मैंने पहला कमेंट लिखा है कि यहां पर आप डायरेक्टली स्टार्ट किससे कीजिए, एक अपन पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिज्म से। तो यहां पे मैंने कमेंटिंग दी इनको कि सबसे पहले आप यहां पे स्टार्ट कीजिए रेडिकल फेमिनिस्ट के बेसिक आइडिया से, जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया है, न कि बेसिकली आप डायरेक्टली एरिस्टोटल को यहां पे रिलेट करोगे, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है, पहले मुद्दे को समझाना है। तो पहले मैंने कमेंटिंग दी। फिर दूसरा में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा अच्छा आइडिया लिखा, तो उसको मैंने अप्रिशिएट किया। ऐसे मतलब जहां जहां पे जो जो वो गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे मान ले उन्होंने एक ही फेमिनिस्ट का व्यू दिखाया, तो मैंने वहां पे लिखा कि यहाँ पे आपको ये कुछ और फेमिनिस्ट का व्यू ऐड करोगे, कंक्लूजन में ये लाइन डालोगे, इंट्रो के अंदर यहां से स्टार्ट करोगे तो बेहतर रहेगा। और ये भी बेसिकली कई बार इन्होंने क्या कर दिया, काफी लॉन्ग कर दिया, यहां तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कई बार। तो इंट्रोडक्शन मतलब 10 मार्क्स का मतलब 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में हमें देना ही नहीं है, सीधा मुद्दे पे आना है। तो इस तरह से बेसिकली ये आपको माइक्रो कमेंटिंग मिलेगी सेक्शनल टेस्ट के अंदर, जो वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर अपन कंडक्ट करेंगे, जैसी भी अपने पास अवेलेबिलिटी रहेगी। अब आते हैं अपन पीएसआईआर के सिलेबस के बारे में, इस पे बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं कि पीएसआईआर का सिलेबस क्या है और क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये मैं लिखकर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इससे फेमिलियरिटी आए। पहले तो मुझे बताओ कितने मार्क्स का ऑप्शनल का पेपर होता है भाई? 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अब 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, तो हमारा पेपर जो होता है, जो ओरिजिनल पेपर यूपीएससी के अंदर आता है, तो जस्ट में जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के अंदर, हमारा जो पीएसआई का पेपर है 2 पेपर के अंदर बटा होता है। वन इज द पेपर 1, अनदर इज द बेसिकली आपका पेपर 2, ठीक है। ये भी 250 मार्क्स का होगा आपका, और ये भी बेसिकली आपका 250 मार्क्स का होगा, यही होगा।
अब इसके अंदर बेसिकली आप देखोगे, जब पेपर 1 के अंदर हम आएंगे तो पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के बाद अपन देखते हैं कि क्या पैटर्न होता है हमारे पेपर का, किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो पहली चीज तो जब पेपर 1 की बात अपन करते हैं तो पेपर 1 भी 2 पार्ट में बटा होता है, वन इज द पार्ट ए और अनदर इज द पार्ट बी। पेपर 1 के 2 सेक्शन हैं, एक पार्ट ए है और दूसरा बेसिकली क्या है आपका पार्ट बी। अब देखना, कई लोगों को तो लगता है, क्योंकि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछूं व्हाट डज मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटिकल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस में हमें स्टडी किसकी करनी है, सोचो। जैसे इन्होंने बोला, कुछ एक वर्ड मुझे सुनाई में दिया, दैट इज द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में आप सोचना, बहुत सिंपल चीज आप सोचोगे कि इतने सारे थिंकर्स हुए ना, आपने देखा सोक्रेट्स को, प्लेटो को, एरिस्टोटल को, ठीक है, इतने सारे थिंकर हुए, चाहते क्या थे भाई, कुछ तो चाहते होंगे कि कुछ अच्छा करें हम। तो आप देखोगे हर एक थिंकर का अपना एक मुद्दा है, अपना एक कंसर्न है, और वो कंसर्न, जैसे प्लेटो का कंसर्न क्या है, वो चाहता था कि एथेंस को मैं एक आइडियल स्टेट बनाऊं। अब आइडियल स्टेट बना रहे तो वहां पे कोई ना कोई दिक्कत होगी, वहां पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन था, ठीक है, वहां पे डेमोक्रेसी का जो स्टेटस था वो बहुत पुअर स्टेटस था। आप सोचो, आज हम क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी तो दुनिया की सबसे अच्छी फॉर्म है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आप सोचो प्लेटो ने क्या बोल के गया, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप सोचो कि वो आदमी बोल रहा है कि डेमोक्रेसी तो वर्स्ट फॉर्म है, आज हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है। तो मतलब या तो वो गलत है या हम गलत है, कोई तो गलत है यहाँ पे। अब ध्यान रखना, यहां पे एक वर्ड बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। हर एक थिंकर के जो आइडियाज आए हैं ना, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं। आज सोचो, मैं अपना नया आइडिया बना रहा हूं, तो मैं आइडिया कैसे बनाऊंगा कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, उसको तो देखूंगा ना। अब प्लेटो ने जब एथेंस के अंदर देखा तो वो बोल रहा है कि एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी में लोगों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, उनके गुरु सोक्रेट्स को बेसिकली जहर दे के मार दिया गया, ठीक है। वो देख रहा है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा असमानताएं हैं, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, वो देख रहा है बेसिकली यहाँ पे इतना ज्यादा करप्शन है। जब वो मेरे आसपास देख रहा है कि करप्शन इतना ज्यादा है, सिटी बटी हुई है, एक अमीरों का शहर है, एक गरीबों का शहर है, एक सिटी ऑफ रिच, एक सिटी ऑफ पुअर है, इतना ज्यादा करप्शन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वो क्या बोलेगा। और फिर भी एथेंस में लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। तो उसको क्या देख के, जब बच्चा देखता है, आप सोचो आपका कोई भी छोटा बच्चा होता है तो वो अपना परसेप्शन कैसे बनाता है, जैसे आप सिखाते हो उसको, आप गाली सिखाओगे तो गाली भी उसके लिए तो अच्छी है, बुरी है क्या उसके लिए, क्योंकि वो कहां से सीख रहा है, आप लोगों से सीख रहा है, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, जो आप करते हो वैसा ही वो करने का ट्राई करता है। तो हर थिंकर भी अपने समय का बच्चा ही है। वो क्या है, वो कहां से सीख रहा है, अपने आसपास से सीख रहा है, देख रहा है यहाँ पे कैसा सिस्टम है। तो इसलिए प्लेटो ने बोला कि ये तो बहुत बुरी हालत है। तो हर एक थिंकर ने अपना एक मुद्दा बनाया। प्लेटो का कंसर्न था कि मुझे एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है। अब वो आइडियल स्टेट कैसे बनाऊं, मतलब आप ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ स्टेट। स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट की गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टेट में जस्टिस की थ्योरी कैसी होनी चाहिए, स्टेट में एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। स्टेट का मतलब पूरा कंट्री की बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। स्टेट का मतलब अपना राजस्थान नहीं है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, स्टेट का मतलब पूरा कंट्री। क्योंकि ग्रीक टाइम्स में स्टेट को क्या बोला जाता था, पहले सिटी स्टेट्स वर्ड यूज किया जाता था। पूरी कंट्री के लिए क्या वर्ड यूज करता था, सिटी स्टेट्स। नेशन वगैरह ये वर्ड तो बहुत बाद में आए हैं, तो पहले वर्ड यूज होता था स्टेट। बोलने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस में हम पहली चीज तो पढ़ते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, स्टेट में जस्टिस का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, स्टेट में एजुकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें। तो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट ए है ना, इसमें पॉलिटी नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट ए है, इसमें बेसिकली 10-12 पॉइंट में जो सिलेबस बटा हुआ है, इसमें मैं आपको उल्टा लिख रहा हूं। जो पहले मुद्दा है, सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। यहां पर अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले जो हमारा बेस ग्राउंड तैयार करता है, जहां पे आप बेसिकली प्लेटो के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लेटो से पहले आप सोक्रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे आप बेसिकली एरिस्टोटल के बारे में भी पढ़ेंगे, जहां पे आप बेसिकली जॉन लॉक के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंकर्स के बारे में बेसिकली आप यहां पर पढ़ोगे, थॉमस हॉब्स के बारे में भी आप यहां पर पढ़ोगे।
यहां पर आप मैकियावेली के बारे में भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक, आप देखना कितना अच्छा सीक्वेंस में चलेगा सिलेबस हमारा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या आइडिया दिया है, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट में राइट्स कैसे होंगे, ठीक है, सबका अपना अलग अलग आइडिया होगा। स्टेट डिक्टेटर बनेगा या स्टेट डेमोक्रेसी वाला बनेगा, ठीक है, कई लोगों को डिक्टेटरशिप पसंद आएगी, कई लोगों को डेमोक्रेसी पसंद आएगी। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स अपन पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स बेसिकली आप लोग पढ़ोगे, हैना एरेंट बेसिकली आप लोग पढ़ोगे। ये जस्ट बेसिकली थिंकर्स के नाम हैं जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। मार्क्स के साथ साथ ग्रामसी पढ़ोगे आप, ठीक है, ऊपर बेसिकली आपका जेएस मिल भी आ जाएगा पहले। तो ये सब बेसिकली थिंकर्स है। अब आप सोचो, इन थिंकर के आइडिया आपके ऑलरेडी मन में होंगे, तो कहीं पर भी आप उन थिंकर्स के आइडियाज को यूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में रिवाइज करेंगे, और मैं क्लास में पूछूंगा भी सही। ये भी ध्यान रखना, सब लोगों को क्लास नोट्स रिवाइज करके आना होगा। आते ही मैं पूछूंगा भाई 5 आइडिया बताओ जेएस मिल में अपन ने क्या सीखा है, आते ही 5 आइडिया बताओ प्लेटो के हमने क्या सीखे, ताकि आपस में आप लोगों को सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाए सारी चीजें। तो पहला पॉइंट जो हम चालू करेंगे सिलेबस का वो होगा हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि सबसे पहले जो थॉट्स या आइडिया के बारे में बात चालू हुई वो कहां से आती है, वेस्टर्न पैरामीटर्स से। ये पहले पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जस्ट इसके बाद जो अपन चालू करेंगे वो चालू करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। क्या चालू करेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चालू करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी आइडियोलॉजीज आएगी, जैसे कि लिबरलिज्म क्या होता है, ये सबके नाम भले ही आप लोगों ने सुने होंगे। सोशलिज्म क्या होता है आपका, फेमिनिज्म आप लोगों का क्या होता है। ये जस्ट बेसिकली आइडियाज आप लोगों के आना चालू होंगे। एक सिलेबस की कॉपी भी आप लोगों को मिलेगी, बट पहले मैं ब्रेक करके बता रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या सिलेबस है। पेपर 1 का पार्ट ए का पहला टॉपिक जिसमें अलग अलग थिंकर्स, पेपर 1 का पार्ट ए का ही दूसरा टॉपिक अलग अलग आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, ठीक है। इसके अंदर भी अलग पार्ट आएंगे, नियो लिबरलिज्म क्या है, सोशल लिबरलिज्म क्या है, वो सारे पार्ट बटेंगे। तो पहले अपन ने थिंकर्स के बारे में सीख लेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा थिंकर कैसा बताता है, क्या बोलना वो चाहता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी आइडियोलॉजी हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स सोशलिज्म में बिलीव करता था या कम्युनिज्म में बिलीव करता था, प्लेटो कौन सी आइडियोलॉजी में आता था, वो सारी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन थिंकर्स को बांट देंगे यहाँ पे। सेकंड टॉपिक, ठीक है। कुछ पूछना है? यस, हाँ, आईआर में भी आएगा ना अपना। आईआर के अंदर भी बेसिकली अब हम देखेंगे, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रियलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, वो वहां पर भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वहां पे क्या होगा, आईआर के अकॉर्डिंग अपन शेप करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, कौटिल्य का नाम सब लोगों ने सुना होगा, अर्थशास्त्र का उनकी बुक का नाम भी सुना होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कौटिल्य किस टाइप का थिंकर था, मतलब वो आइडियलिज्म में बिलीव करता था या रियलिज्म में बिलीव करता था। वो जैसे उसका सीरियल भी आया था ना बीच में, क्या नाम, चंद्रगुप्त नाम से। चंद्रगुप्त के पीछे सारा का सारा हाथ किसका था, चाणक्य का ही था, ठीक है। और जो चाणक्य बिलीव करता था, चाणक्य नीति का नाम लोगों ने सुना होगा। चाणक्य नीति भाई इतनी प्रैग्मेटिक थी जो आज भी हमारे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में रिलेटेड है। चाणक्य था रियलिस्ट स्कूल से। रियलिस्ट स्कूल से मतलब वो हर चीज में ऐसा नहीं सोच सकता ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज इंडिया में इतना सारा जगह पे करप्शन देखने को मिलता है, तो उसने इतने साल पहले स्पाई सिस्टम बिठा दिया था। भाई स्पाई सिस्टम है जो किसी, मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है मेरे पीछे क्या स्पाई सिस्टम चल रहा है, बट मैंने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, मेरी सूचना फटाफट से कहां तक पहुंच गई है, राजा तक। तो उसने बेसिकली स्पाई सिस्टम उस टाइम पे भी बिठा रखा था। वो उस टाइम पर भी बोलता था कि अगर आपकी जीप पे शहद रखा हुआ है और आप बोलो कि हमने जो हनी को टेस्ट नहीं किया है, मतलब मैं आपको बोलूं कि आपकी जीप पे एक शहद का टुकड़ा या हनी का टुकड़ा रख दूं और आप बोलो कि सर हमने तो इसको टेस्ट ही नहीं किया है, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसको कैसे रिलेट करता है कि एक आईएएस ऑफिसर जो इतना सारा फंड लेकर बैठा है, जिसके पास 500,000 करोड़ का फंड है, क्या वो पॉसिबल है क्या कि उसके मन में लालच नहीं आए कि यार 1000 करोड़ का 1% तो या 10% तो रख ही लेता हूं मैं। लालच ह्यूमन टेंडेंसी है ना भाई, आएगा या नहीं आएगा लालच? मान लो आप 1000 करोड़ के बिल साइन कर रहे हो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि साइन तो आप पैसा कब निकलेगा, जब आप साइन करोगे। तो कौटिल्य बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी सिविल सर्वेंट जिसके पास इतना सारा फंड है और वो लालच में ना आए?
तो इसके लिए उसने क्या बोला कि इन सिविल सर्वेंट्स का रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रांसफर करो। एक साथ एक ज्यादा टाइम बिठा दिया ना 5-7 साल एक जगह, तो उसने बोला 2 साल से ज्यादा टिकने मत दो, अदरवाइज वो वहां के मालिक हो जाएंगे, पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे, कैसे काम करना है सब वो अपने हिसाब से कर लेंगे। और इनके पीछे स्पाई सिस्टम भी लगा के रखो। स्पाई सिस्टम क्यों लगा के रखो? ताकि बेसिकली अगर ये कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करना चाहे तो उसकी खबरें हमें मिलती रहे। ये सारी चीज कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बोली थी कि कैसे करप्शन को रोका जाए। अब वो आदमी रियलिस्टिक बोला जाएगा ना भाई, ऐसा तो ये नहीं बोल रहा कि ये इंडेक्स बना लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। अब आजकल क्या बोल रहे हैं अपन कि लोगों को इंटीग्रिटी सिखाओ, बोलते हैं ना, लोगों को ऑनेस्ट बनाओ, ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब भाई कच्चे घड़े को तो आप सिखा दोगे, अब हम हो चुके हैं पक्के घड़े। जैसे कुम्हार जब कच्चा घड़ा बनाता है तो वो अपने हिसाब से उसको शेप दे सकता है, जैसा शेप वो देना चाहे उसको घड़ा बनाना है, मटकी बनाना है, सुरई बनाना है, जो चाहे वो बना सकता है। लेकिन एक बार घड़ा आग से तप के तैयार होके बन चुका है, अब तो वो फूटेगा ही सही, उसका कोई शेप तो चेंज होगा ही नहीं। होगा क्या बताओ? एक बार जो आग से तप के घड़ा या मटकी बन चुकी है, तो अब बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा है, बेसिक लेवल पे तो सिखाते नहीं है हम कुछ भी। बेसिक लेवल में बच्चों में एथिक्स इंटीग्रिटी सिखाई जाती नहीं है। बेसिक में तो अपन लालच देके ही काम करवाते हैं कि चल बेटा चॉकलेट ले ले, मोबाइल दे दे, यही करते हैं ना अपन, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने लालच दिया और उससे दूसरी चीज उसके बदले में ली। तो अब फिर बड़े होने के बाद जैसे लबासना में जाके हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती है एथिक्स की, इंटीग्रिटी की, कि कैसे बिहेव करना है। अब वो आदमी बेसिकली इतना पक चुका है कि उसको कितना भी एथिक्स सिखा दो, उसको करप्शन करना है तो वो करेगा ही सही। बताओ उसको रोक पाओगे क्या? तो दैट इज द, ये बड़ा इंडिया में दिक्कत है। अब इस चीज को आप सोचो, कौटिल्य सदियों पहले बोल के गया है कि ये चीज बेसिकली बाद में ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है वो इनिशियल लेवल्स पे करना होगा, और इसमें किया भी जाता है। कई सारी कंट्रीज में, जापान वगैरह के अंदर ये सिस्टम है जो केस स्टडी यूज करते हैं, जहां पे बच्चों को ये सारी चीजें सिखाई जाती है। अब मान लो अपने स्कूल में जाके आप लोग बच्चों से सफाई करवा दो, कल पेरेंट्स उठ के आ जाएंगे कि बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के लिए आता है, सफाई करने के लिए आता है, बोलेगा नहीं। और निचली क्लास के जैसे होते ना गरीबों के लोग, वो बोलेंगे कि अगर सफाई करवानी थी तो हम इसको भाई का काम लगवा देते, झाड़ू पोछा करवा लेते, बर्तन धुलवा लेते। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, जापान के अंदर बताया जाता है कि बच्चों को अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि काम हमारा नहीं है। तो ये चीज बेसिकली कहां से डेवलप कर रहे हैं? उनके चाइल्डहुड से ही, और पेरेंट्स उन चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताने का मतलब ये है कि जो ये आइडियोलॉजीज वगैरह होती है, इनमें सारी चीजें आती है कि कौन सा किस स्कूल से बिलोंग करता है। तो जैसे कौटिल्य का इन्होंने पूछा तो मैंने एग्जांपल दिया कि कौटिल्य जो कि रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करता है, वो सारी चीजें देखता है प्रैक्टिकल सेंस में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गांधी जी बोल के गए कि इंडिया राम राज्य बनना चाहिए, बोल के गए गांधी जी। राम राज्य का मतलब क्या था गांधी जी के? आइडियलिस्ट का मतलब गांधी जी बोलते थे कि इंडिया के अंदर कोई कास्ट ना हो, न कोई जात हो, न कोई पात हो, न धर्म के आधार पे कोई भेदभाव हो, न कोई अमीर हो, न कोई गरीब हो। क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या? इंडिया में कास्ट सिस्टम कभी जाएगा क्या? अमीरी गरीबी कभी जाएगी क्या? ठीक है, वो तो बोलते थे कि स्टेट भी नहीं होना चाहिए, सब अपने हिसाब से गवर्न कर लेंगे, स्टेट ही हटा दो। तो वो उनकी थॉट कैसी है? वो बोल रहे ऐसा होना चाहिए, अच्छी चीज है, जाति खत्म हो जाएगी तो अच्छी चीज होगी ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर मान लो इनइक्वालिटी खत्म हो गई तो सभी बराबर है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है। गांधी जी तो ये भी बोल के गए प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो लोगों के पास। अब मेरा इंटेंशन ही मान लो मैं कमा रहा हूं तो मैं क्या खरीदूंगा? पहले अच्छा घर खरीदूंगा, अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, यही खरीदूंगा। अब मैं बोल दिया जाए कि कितना भी कमाओ प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, ठीक है, आपको सारी की सारी वेल्थ जो कमाई है वो स्टेट के पास चली जाएगी, आपको उतना मिलेगा जितनी आपको बेसिक नेसेसिटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी अच्छे से मिल जाए। तो ये क्या हो गया लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा पढ़ेंगे हम, दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेसिकली आएगा यहाँ पे थ्योरीज ऑफ स्टेट को लेके। थर्ड पॉइंट आपका आएगा थ्योरीज ऑफ स्टेट। अब देखना ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड होंगे, कैसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला, आपको सारे के सारे थिंकर्स आप पढ़ोगे। दूसरा पॉइंट उन थिंकर्स के क्या क्या आइडियोलॉजीज थी वो पढ़ोगे। थर्ड चीज स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, लिबरल्स के अकॉर्डिंग स्टेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट कैसा होना चाहिए, वही सारी चीजें हैं। यहां पर तो इन थिंकर्स के आइडियाज थे और यहां पे पढ़ेंगे स्टेट कैसा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। इंडिया किस टाइप का स्टेट है? हमारा प्रियम्बल सब लोगों ने पढ़ा है,
ठीक है, हमारा प्रीएम्बल सब लोगों ने पढ़ा है। तो इंडिया किस टाइप का स्टेट आप मानते हो? देखो इन्होंने जो बात बोली इसको ही मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला कि एस जयशंकर ने राम राज्य को रिलेट किया था रूल एंड ऑर्डर से। अब बेसिकली एस जयशंकर साहब बिलोंग करते हैं रियलिस्ट स्कूल से, ध्यान से समझना। एस जयशंकर साहब की जैसे आपने किताबें पढ़ी होगी, अगर वाय भारत मैटर्स है, द इंडिया वे है, और भी जो किताबें, दोनों तो लेटेस्ट किताबें हैं। वाय भारत मैटर्स अभी आई थी, द इंडिया वे उससे पहले थी। तो उनका अगर स्कूल ऑफ थॉट आप देखोगे ना, वो आदमी बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत प्रेगमेटिक आदमी है, बहुत रियलिस्ट थॉट वाला आदमी है। तो उस आदमी ने क्या बोला कि हम चाहें तो अगर हम वर्तमान सोसाइटी के अंदर गांधी जी के राम राज्य को कैसे रिलेट कर सकते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर से। मतलब रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर वर्ड बोला था उन्होंने, ऑर्डर भी नहीं बोला था, ग्लोबल ऑर्डर। मतलब पूरे विश्व के अंदर वो चाहते हैं कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग पूरे विश्व के अंदर कैसी होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति या इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या करे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, पूरा का पूरा वर्ल्ड सारी की सारी रेगुलेशंस को फॉलो करे। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था वो भी मैं बता देता हूं। चाइना क्या करता है, इंटरनेशनल ऑर्डर का सबसे ज्यादा वायोलेशन करता है आजकल। ठीक है, आप देखोगे हमारा एक कमीशन बना हुआ है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, हमारा एक कमीशन बना हुआ है अनक्लोज नाम से। अब आप सोचो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी के अंदर जो भी छोटी कंट्री होती है, चाइना बोलता है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, वहां पे आइलैंड बना लेगा, वहां पे डिफेंस का कुछ सेटअप जमा लेगा। तो एस जयशंकर साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो चीज बोली थी कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर गांधी जी के राम राज्य को हमें रिलेट करना चाहिए आज के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि कई बार सवाल आएगा ना कि गांधी जी के सिद्धांतों की आज की प्रासंगिकता बताइए। बिल्कुल है, अहिंसा, इसको रिलेट कर दो कि अहिंसा चले तो ऐसा होगा कि इजराइल और बेसिकली ये वॉर होना चाहिए क्या, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे बेसिकली इजराइल हमास वॉर हो, चाहे अफ्रीका के अंदर इतने डेमोक्रेटिक क्राइसिस हो। अब कैसे बोल दोगे अहिंसा चल रही है क्या पूरे वर्ल्ड में, आप सोचो। इवन बेसिकली उनकी तो बात छोड़ो, जो शांति फैलाने जा रहे हैं उनको लोग मार रहे हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को मारे गए अफ्रीका के अंदर। तो उनका रिलेशन जो है वो अलग अलग चीजों से रिलेट करते हैं। उनकी डायमेंशन को आप ये नहीं ले सकते कि गांधी, उन्होंने बोला है गांधी जी के राम राज्य की अभी की प्रासंगिकता निकालो, कैसे निकालोगे, तो उन्होंने इसको निकाला है कि गांधी जी चाहते थे अंतरराष्ट्रीय शांति बने, गांधी जी चाहते थे अहिंसा रहे। वो कब आएगी, जब पूरा वर्ल्ड किसको फॉलो करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा। दैट्स वाई उन्होंने उस किताब के अंदर वो लिखा है, क्योंकि उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है इन चीजों को लेकर। तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बोली है, बट उनका पर्सपेक्टिव कैसा रहता है, रियलिस्ट, समझ गए। तो उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में इसको बोला है। ठीक है, तो यहां पे थर्ड पॉइंट अपन पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू थियरीज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये अभी जस्ट सिलेबस बता रहा हूं, सिलेबस का क्या क्या पॉइंट्स होंगे। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे आपके, जैसे कि आपका आ जाएगा थ्योरीज ऑफ स्टेट के बाद, जैसे मान लो आपको जस्टिस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, आपको पावर के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, आपको डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना होगा। अब देखना क्या फायदा होगा इसको पढ़ने से। मान लो कोई भी ऐसे आपका आ गया दैट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बताओ। जस्ट एक सिंपल अपना एक सवाल है। डेमोक्रेसी सब लोगों ने पॉलिटी में सुना है, हमारा लोकतंत्र। अगर मैं आप लोगों से पूछूं लोकतंत्र का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा, ये तो सबने सुना ही होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये तो सबने सुना ही होगा। कुछ नहीं आता तो कम से कम अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट तो बोल ही सकते हो। उसके अलावा और क्या बता सकते हो डेमोक्रेसी का मीनिंग। अब आप सोचो डेमोक्रेसी का, अगर मेरे पास ये ऑप्शनल है ना, जब आप पढ़ लोगे तो डेमोक्रेसी को मैं बहुत अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, जस्ट इसमें लिखना मत, अभी जस्ट आपको बता रहा हूं। सिलेबस के बाद मान लो मुझसे पूछा गया, अगर मेरे पास कोई आता है कि सर बताओ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो आप सोचो डेमोक्रेसी को मैं चाहे जितने तरीके से रिलेट कर सकता हूं कि डेमोक्रेसी मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा, एक तो आपने बोल ही दिया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जनता का शासन। डेमोक्रेसी हम क्या बोलते हैं प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोवर्निटी किसके पास है, हम लोगों के पास है, सरकार के पास नहीं है। भाई अगर इंडिया में आज सबसे ज्यादा कोई पावरफुल है तो वो कौन है, जनता। न पार्लियामेंट है, न प्रेसिडेंट है, न सुप्रीम कोर्ट है। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि हमारी सोवर्निटी किसमें लाई करती है, सोवर्निटी लाई करती है
टू द पीपल ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं अगर इसको बोल दूं कि ये क्या हो गया, रूल ऑफ पीपल हो गया एक तरह से, जिसमें आप दिखा सकते हो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन वाला स्टेटमेंट। दूसरा मैं इसको रिलेट करूंगा, डेमोक्रेसी को मैं रिलेट कर सकता हूं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा टूल है जो लोगों को एम्पावर करता है। इसको बोला जाता है एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। मासेस का मतलब जनता, जनता का एम्पावरमेंट करने के लिए क्या बना है बेसिकली आपका डेमोक्रेसी। जस्ट अलग अलग मीनिंग बता रहा हूं कि आप सोचो उस ऐसे को कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं। इसी को मैं रिलेट करने के लिए ऐसा भी बोल सकता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है एक तरह से हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को रिलेट करने के लिए मैं चाहूं तो कौटिल्य का स्टेटमेंट यहां पर यूज कर सकता हूं, जहां पे कौटिल्य बोलता है एक राजा के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी प्रजा की हैप्पीनेस। जहां पे कौटिल्य बोलता है द हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, द हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन वेलफेयर ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, मतलब यहां पे किससे रिलेट कर रहा हूं मैं, वेलफेयर स्टेट से। यही बोला जाता है हमारे डीपीएसपी के अंदर अगर देखा जाए तो। बोलने का मतलब यह है कि जब आप यहां पे डेमोक्रेसी सीखोगे ना तो डेमोक्रेसी के बहुत वाइडर मीनिंग तक आप जा पाओगे। डेमोक्रेसी को बेसिकली और कैसे रिलेट कर सकते हो, डेमोक्रेसी को रिलेट कर सकते हो गांधी जी के प्रिंसिपल सर्वोदया से। गांधी जी से भी रिलेट कर सकते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि मेरे लिए डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग क्या है, कि बेसिकली जो हमारे अंतिम छोर पे बैठा आदमी, अंतिम छोर का मतलब क्लास के लास्ट में बैठा नहीं है भाई, अंतिम छोर का मतलब ये नहीं है जो क्लास के लास्ट में बैठा है। अंतिम छोर का मतलब है कि समाज का सबसे वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, समाज का सबसे गरीब पर्सन। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, अगर आपको रियल में डेमोक्रेसी देखनी है तो अगर आपने समाज के लास्ट तबके पे बैठे व्यक्ति के साथ वेलफेयर कर दिया ना तो आप वास्तव में डेमोक्रेसी चला रहे हो। जैसे आपने वो एनसीईआरटी का भी पढ़ते हो तो गांधी जी का तालिस्मान आता था। तालिस्मान का मतलब काइंड ऑफ एक आपको मैं जादू दे रहा हूं, ताबीज दे रहा हूं एक तरह से। पढ़ा था आप लोगों ने? तो जादू क्या देते थे गांधी जी आपको? गांधी जी बोलते हैं कि जब कभी भी आपके मन में डाउट आए कि मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मेरे द्वारा किया गया एक्शन अच्छा है या बुरा है, तो आपको क्या करना है, मन में सिर्फ आंख बंद करके इतना सा सोचना है कि मेरे द्वारा किए गए एक्शन से समाज के लास्ट तबके तक जो पर्सन बैठा है उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो आपका पर्सन जस्टिफाइड है, टिक है। ये गांधी जी का एक तरह से जो ताबीज दिया था गांधी जी ने। और यह सिविल सर्वेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आईएएस ऑफिसर जब कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसको यह सोचना चाहिए कि इस पॉलिसी से समाज के लास्ट तबके तक बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगर पहुंच रहा है तो वो चीज अच्छी है, उससे उसको जस्टिस मिल रहा है तो वो चीज अच्छी है। तो यही तो डेमोक्रेसी चाहती है। इसको मैं और भी वाइडर करना चाहूं तो मैं डेमोक्रेसी को रिलेट करूंगा कि डेमोक्रेसी क्या है, हमें रिप्रेजेंटेशन भी देती है और डेमोक्रेसी हमें क्या देती है, हमें क्षमता देती है ताकि हम डिबेट कर सके, हम ताकि डिस्कशन कर सके और हम डायलॉग कर सके। अदरवाइज कर पाते क्या आप यहां पे बैठ के? अगर मान लो आप म्यांमार में रह रहे होते, सोच लो थोड़ी देर के लिए कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको म्यांमार में बिठा देता हूं, थोड़ी देर के लिए अफ्रीका के इन कंट्रीज में जहां पे कू चल रहा है ना, सियरा लियोन भेज देता हूं थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर के लिए आप सियरा लियोन जाके रहो, अफगानिस्तान जाके रहो और वहां पे मांगो अधिकार। वहां पे मांगो कि सर हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी की पावर है। आज जो हम बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं, डिस्कशन कर, आपके पास राइट टू क्रिटिसाइज भी है। आज मैं चाहूं तो किसी चीज को क्रिटिसाइज, मुझे जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो मुझे करना नहीं, सर बहुत अच्छा है, आप क्रिटिसाइज करो उसको, कोई तकलीफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, बट ऐसा क्रिटिसाइज मत करना, बोल दो कि सुप्रीम कोर्ट तो बकवास इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट तो बेवकूफ है, अंदर जेल में डाल देंगे, फिर मेरी गारंटी नहीं है। मतलब जो भी आपका लो बना है उसको आप क्रिटिसाइज करो, बट उस इंस्टीट्यूशन की गरिमा को मत गिराओ। उस इंस्टीट्यूशन की गरिमा गिरा दोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के अंदर डाल देंगे। फिर आप बोलोगे सर आपने राइट टू क्रिटिसाइज का बोला था, हमने तो अच्छे से कर दिया है, तो वो नहीं चलेगा फिर। तो जस्ट मैंने बताने का मतलब बताया कि ये ऑप्शनल हमें एम्पल ऑफ पर्सपेक्टिव, ढेर सारे पर्सपेक्टिव देगा कि हम अभी तो और 10 पर्सपेक्टिव में बना सकता हूं इससे, ठीक है। जस्ट मैंने ये लिखे हैं कि हम चाहे तो बहुत सारी अलग अलग चीजों से इसको रिलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, डेमोक्रेसी हमें क्या देता है? डेमोक्रेसी देता है हमें ह्यूमन डिग्निटी। आप सोचो, एक्चुअली जो हमारा आर्टिकल 21 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21 के बारे में सुना होगा सब लोगों ने।
एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है उसमें ह्यूमन डिग्निटी दिलाने में डेमोक्रेसी हेल्प करता है। आज जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है ना, वहां पे ह्यूमन राइट्स कुछ है ही नहीं लोगों के पास। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना किताबों में, रोहिंग्यास की हालत देख लो म्यांमार के अंदर, तालिबान में वुमेन और चिल्ड्रन की हालत देख लो, अफ्रीका के अंदर बेसिकली कंट्रीज में लोगों की हालत देख लो, उनको क्या बेसिक ह्यूमन राइट मिल रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी हमारी डिग्निटी देती है, हमें ह्यूमन डिग्निटी दिलाने में हेल्प करती है। एक्चुअली आर्टिकल 21 दिलाने में यही हमें हेल्प कर रही है। तो जब आप आंसर्स को, अब यही सारे पॉइंट बेसिकली आप जीएस में भी लिख सकते हो ना, कि डेमोक्रेसी क्या बढ़ा रही है, डिग्निटी बढ़ा रही है। डेमोक्रेसी क्या बढ़ा रही है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही है। डेमोक्रेसी गांधी जी के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कर रही है। डेमोक्रेसी हैप्पीनेस ला रही है। डेमोक्रेसी एम्पावरमेंट कर रही है। डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है। और इन्होंने बोला तो चाहो तो मैं इनका स्टेटमेंट भी बना दूं कि डेमोक्रेसी क्या कर रही है, ग्लोबल रूल्स को फॉलो करने में मदद कर रही है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर लाने में मदद कर रही है। तो आप सोचो 8 पॉइंट तो यही बन गए। तो यहां से आपको जीएस में भी काफी सारे जो पॉइंट्स बनाने में जो दिक्कत आती है वो खत्म हो जाएगी जब अपन इनको पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको नाम दे रहा हूं कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर अलग अलग थ्योरीज भी हम लोग पढ़ेंगे, उन थ्योरीज के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो उनमें से हर का सी शॉर्ट नोट्स बनाना इसीलिए जरूरी है। देखो अदरवाइज आपने बहुत सारा पढ़ लिया, बट आपके 2 पेज में डेमोक्रेसी का काम खत्म हो जाना चाहिए। जब लास्ट में रिवाइज करो तो 2 पेज आपने रिवाइज कर लिए, तो आपके माइंड में डेमोक्रेसी को लेके 10-15 पॉइंट फिट हो गए हैं। उसमें से कम आधे तो अपन निकाल ही देंगे। और उसको भी अगर लास्ट टाइम पे अपन अच्छे से रीड करते हैं तो सारी चीजें वहां से अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो पेपर 1 के अंदर बाकी टॉपिक्स जैसे लिखता हूं मैं, यहाँ पे पावर लिख दिया मैंने, डेमोक्रेसी लिख दिया, जस्टिस लिख दिया। ठीक है, एक टॉपिक आपका ह्यूमन राइट से रिलेटेड भी आएगा। पॉइंट नंबर 7 आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक आएगा दैट इज रिलेटेड टू आपका राइट्स। ठीक है, ये जस्ट हमारे, जिससे मैं आपको पढ़ के बताता हूं, पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको सिलेबस भी याद होना चाहिए अपने माइंड के अंदर। ठीक है, सिलेबस की कॉपी में आप लोगों को कल सिलेबस की कॉपी मिली होगी ना, एक वो पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा ब्राउचर मैंने बंटवाया था। ठीक है, नहीं मिला तो अभी आज बंटवा देते हैं, बोल देता हूं, ताकि उसके अंदर पूरा सिलेबस भी लिखा है मैंने, एवरीथिंग मेंशन किया है कि कैसे अलग अलग फेजेस के अंदर जाएंगे अपन। जस्ट अ मिनट। तो जैसे मैंने आपको बोला, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस में पहला पॉइंट मिलेगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है। ये 7 राइट्स हो गया आपका, 8th हो गया बेसिकली आपका इक्वालिटी वाला एक पॉइंट बचा हुआ है, एक पॉलिटिकल थ्योरी वाला पॉइंट बचा हुआ है, और एक पॉइंट बचा हुआ है इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला। इसका डिटेल सिलेबस आप लोगों को मिलेगा आज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और अभी होता है तो 1 मिनट में अभी लगवा भी देता हूं इस पे, जस्ट अ मिनट। ताकि यहीं पर आपको दिख जाएगा सारा। एक मैं पीडीएफ आपको भेजता हूं सर, लगवाइएगा ना इस पे। उस पे सारा सिलेबस आपको दिखेगा। भेज दिया सर आपको। तो देखो अब कैसे पेपर बटा हमारा, पीएसआई का पेपर 1 का पार्ट ए। ये आप लोगों को दिखने में पॉलिटी नहीं है, ये है आपका अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग आइडियाज और अलग अलग कॉन्सेप्ट। इसमें आएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें आएगा बेसिकली आपका पॉलिटिकल थियरी वाला पोर्शन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी क्या होती है। अब इससे आपको पता है प्रीलिम्स के अंदर भी काफी सारे सवालों में हेल्प मिलती है। आपको इक्वालिटी के मीनिंग पता चलेंगे, राइट्स का मीनिंग पता चलेगा, जस्टिस का मीनिंग पता चलेगा, पावर का मीनिंग पता चलेगा। अब मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि आज पावर क्या है, तो पावर के मेरे पास 10 तरीके हैं। पॉलिटिकल साइंस में पावर की कोई फिक्स डेफिनेशन ही नहीं है। किसी के लिए पावर पॉजिटिव है, किसी के लिए पावर नेगेटिव है। अब जिस थिंकर ने जिस तरीके से उसको रखा है, तो हम अलग अलग आइडियाज वहां पे कन्वे कर सकते हैं। जैसे आप लोगों से पूछता हूं मैं कि पावर का मतलब मुझे बताओ, आप लोगों के लिए पावर का मतलब क्या है। और पॉलिटिकल साइंस में ये बोल दिया कि पावर की बहुत डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से पावर को दिखा सकते हैं। बताइए पावर का मतलब क्या होगा। इन्होंने बोला कि अथॉरिटी से लेजिटिमेसी जाती है और लेजिटिमेसी से पावर जाती है। अब इनके स्टेटमेंट को भी अपन काउंटर करते हैं। तो इन्होंने देखो 2 टाइप की पावर होगी। एक पावर होगी
लेजिटिमेट पावर जो आपको किससे मिली है, रूल ऑफ लॉ से मिली है। जैसे आज हमारे सोचो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ऐसा तो है नहीं कि बेसिकली किसी भी तरीके से बन गए, पूरा इलेक्शन हुआ हमारे पास, इलेक्शन के बाद सरकार बनी हमारी, या प्रेसिडेंट का भी कोई इलेक्शन होता है। एक पावर है, ध्यान रखना, अथॉरिटी भी दोनों टाइप की होती है। एक अथॉरिटी जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी जो आपने कहीं से छीन के पाई है। छीन के भी तो अथॉरिटी ले सकते हैं ना, छीन के भी तो पावर ले सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, पावर के दो कॉन्सेप्ट चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट चलेगा जो पावर लोगों का विश्वास आप लोगों को देती है। ध्यान से समझना, अगर मैं मान लो इलेक्शन लड़ रहा हूं, आप सब लोगों ने इलेक्शन में बेसिकली वोट देके मुझे जिताया है, मतलब मैं खुद से पावर पे नहीं आऊंगा, आप लोगों ने मुझे पावर दी है, आप सब लोगों के पास पावर है। ध्यान से समझना, इंडिया में जो आप एमएलए और एमपी बनाते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी इंडिविजुअल पावर किसको सौंप रहे हो, अपने एमएलए और एमपी को, ताकि आपके बिहाफ पे वो आपको कहां पे रिप्रेजेंट कर पाए, पार्लियामेंट में या बेसिकली स्टेट असेंबली में। तो क्या किया हमने, हमारी पावर उसको दे दी। मतलब बेसिकली यहां पर क्या हुआ, कंसेंट से आई पावर। ऐसा तो नहीं है कि आपसे छीन के लेके चला गया कि आपकी पावर मुझे दे दो, आपकी पावर मुझे दे दो। तो एक पावर जो जनरेट हुई, वो जनरेट हुई कंसेंसस से, आप सभी लोगों के कंसेंट से, आपसे इलीगल तरीके से नहीं छीन के ली गई। दूसरा एग्जांपल ले लो, जहां पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, क्या वहां उनके पास पावर नहीं है क्या? म्यांमार में क्या मिलिट्री के पास पावर नहीं है? अफगानिस्तान में आप सोचो, पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, हटा के वहां पे पूरी की पूरी पावर अपने कब्जे में ले ली। क्या उनके पास पावर नहीं है क्या? क्या उस पावर को रिकॉग्नाइज कर दिया क्या? बताओ, तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने? नहीं किया। तो इसका मतलब है पावर होगी जो आपने कैप्चर की है, वो होगी इलेजिटिमेट पावर, क्योंकि आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट नहीं कही जाएगी। दूसरी पावर होगी जो कंसेंसुअल पावर है, जहां पे जो आपको पावर मिली है, एक रूल ऑफ लॉ से मिली है, एक प्रोसीजर से मिली है, तो आपकी अथॉरिटी कैसी होगी, लेजिटिमेट अथॉरिटी होगी, जहां की आपकी अथॉरिटी को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तीसरी टाइप की पावर आती है जिसको बोला जाता है क्रिएटिव पावर। ठीक है, उसके भी अलग अलग रेफरेंस आते हैं। आई थिंक कुछ बोल रहे हो आप? यस, बोलिए। हाँ, हम्म, जरूरी नहीं है कि पावर ऑटोक्रेसी ही लेकर आए। ये भी एक पॉइंट है कि हर पावर ऑटोक्रेसी लेकर आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल जब अपन पढ़ेंगे तो हमारे एक थिंकर आएंगे, हैना अरेंट, उनका एग्जांपल दूंगा, जहां पे मैं बोलूंगा कि जब लोग एक साथ ग्रुप में आके पावर को एक्सरसाइज करते हैं ना, वो पावर कभी भी बेसिकली ऑटोक्रेसी पे नहीं जाएगी। लेकिन जहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, वो ऑटोक्रेसी में जाएगी। जैसे हिटलर का एग्जाम्पल ले लो, मुसोलिनी का एग्जाम्पल ले लो। लेकिन जहां पे ग्रुप में पावर है, ठीक है, तो कई लोग बिलीव करते हैं रिपब्लिकनिज्म में, कई लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहां इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है। आज डेमोक्रेसी में बता दो, इंडिया में पावर किसके पास? किसी के पास नहीं है। पावर एक्चुअली लाइज विद द पीपल। डेमोक्रेसी में बता दो कि यहां पे इस डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में ले जा सकते हो क्या आप? लेकिन यहीं पे मैं बोल दूं कि एक हिटलर का स्टेट है, एक मुसोलिनी का स्टेट है, जहां पे लोगों के पास कोई राइट ही नहीं है, लोगों को कुछ दिया ही नहीं, मैंने सारी की सारी पावर मैंने ही कैप्चर करके रख ली, तो वहां पे पावर किस में चली जाएगी? ऑटोक्रेसी में। लेकिन यहां पर कई सारे थिंकर ने बोला जब पावर ग्रुप में है ना, तो वो ग्रुप में पावर होगी, वो कलेक्टिव पावर बोली जाएगी, वो इंडिविजुअल पावर नहीं होगी, और कलेक्टिव पावर कभी ऑटोक्रेसी में नहीं जाती है। कुछ कुछ केसेस एक्सेप्शन सब जगह होते हैं कि कई जगह डेमोक्रेसी को गिरा दिया जाए, बात अलग होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पावर ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो। इज इट क्लियर? मतलब दोनों पावर होगी, वन इज द इंडिविजुअल पावर, अनदर इज द, ये डिटेल में बहुत सारी चीजें आएगी। तो एक ब्राउजर आपको बना हुआ मिलेगा ऐसा, ठीक है, जो बेसिकली इसका एक पूरा, ये मैंने पूरा डिजाइन करवाया सारी चीज को, कि जैसे कि इसमें भी आपको दिखा देता हूं, सिलेबस वगैरह सब कुछ है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे ही करेंगे, हर टॉपिक का माइंड मैप बनाएंगे ताकि लिंकेजेस वगैरह दिखा सके। जैसे मैंने दिखाया भी है कि जब मैं आपको प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एरिस्टोटल के भी एक दो पॉइंट्स लिखाऊंगा कि कैसे रिलेट कर सकते हो, रोल्स के भी लिखाऊंगा और अंबेडकर के भी लिखाऊंगा। तो भले ही हमारे सवाल में सिर्फ प्लेटो का आया है, बट हम इनको यहाँ पे रिलेट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैंने आपको बोला ही कि कैसे GS2 में, एथिक्स में और ऐसे पेपर में आप एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हो, वो भी अपन यहाँ से सीखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपने टेस्ट में देखने को मिलेंगे। टेस्ट में जो क्वेश्चन दूंगा ना, पहले नए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। पहले नया कुछ नहीं करवाना, पहले जो यूपीएससी ने पूछा है वही करना है।
नए तब जाएंगे जब वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे ना, फिर नए क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट होते हैं ऑप्शनल के। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लिख लोगे, आप 10 क्वेश्चन भी एक टेस्ट में लिख रहे हो, आपने 15-20 टेस्ट भी लिख दिए, इसका मतलब आपने लगभग 150 से 200 क्वेश्चन लिख दिए हैं पीवाईक्यूज। तो वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद वीकली सेक्शनल टेस्ट का लिखा। मेंटरशिप का मतलब हर स्टूडेंट को अलग अलग फीडबैक मिलेगा, क्योंकि सब स्टूडेंट लेवल पे नहीं होंगे। ठीक है, मैंने बोला ना ट्रीट इक्वल्स इक्वली और अनइक्वल अनइक्वली। तो ऐसा नहीं करूंगा, हो सकता है इन्होंने ज्यादा पढ़ा हो, किसी ने कम पढ़ा हो, किसको बेसिक से पढ़ा हो, तो सबको इंडिविजुअल बिठा के जिसकी जो कमियां हैं वो हाईलाइट करूंगा, ताकि सब बेसिकली अपने अपने हिसाब से आगे प्रोग्रेस कर सके और बढ़ सके। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट पेपर डिस्कशन वगैरह होगा, जब भी अपन टेस्ट लेंगे नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे उसको, ये सारी चीज रहेगी। ये मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि कैसा मटेरियल मिलेगा, नोट्स वगैरह। और बेसिकली इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, टॉपर्स की कॉपीज अपन देखेंगे। देखो सबसे अच्छा आइडिया यूपीएससी में लगता है टॉपर्स की कॉपी कैसे लिख रहा है। जैसे कुछ कॉपीज मेरी भी लेके आऊंगा, कुछ कॉपीज दूसरे टॉपर की लेंगे, ताकि अपन कंपेयर कर सके कि कौन कैसा बेहतर लिख रहा है। और जो अच्छी चीजें हैं वहां से उठानी है, कोई भी हेजिटेशन करना ही नहीं है। ठीक है, गोल्डन मीन बनाना ही बनाना है। जिसकी जो चीज अच्छी है, हो सकता है क्लास में, हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजों में कमांड हो, तो जिसकी जो चीज अच्छी है वो आप लोग दूसरों को शेयर कर सकते हैं, ताकि बेसिकली उनकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से वो जो मैं दिखाना चाह रहा था, जैसे इसने इंट्रो ज्यादा लिखा तो मैं क्लियर लिख दूंगा यहाँ पे कि इंट्रो का बहुत लॉन्ग है, आपका इतना हमें नहीं करना, वो सारी चीजें आ जाएगी। फिर वाई पीएसआई ऑप्शनल में मैंने टॉपिक लिंक करके दिखाए हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से ऑप्शनल में कहां पे लिंक हो रहा है। जीएस1 में मैंने दिखा दिया, इंडियन नेशनलिज्म लिंक होता है, नेशनल मूवमेंट का पार्ट लिंक होता है, फ्रीडम स्ट्रगल लिंक होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लिंक होती है। जीएस1 का सिलेबस देखा है सब लोगों ने? ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है आज, ऐसा लग रहा है? ठीक है, तो ये सिलेबस एक बार जरूर जाके देखना। तो ये जीएस1 के सिलेबस में जो जो पार्ट लिंक हो रहा है ना, उसको मैंने बना दिया है यहाँ पे कि कौन कौन सा पार्ट लिंक हो रहा है। जीएस2 में तो पूरा ही लिंक हो जाता है, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आईआर पूरा आ जाता है। जीएस3 का कुछ सेक्शन बॉर्डर वाले इश्यूज आते हैं ना हमारे, जो इंटरनल सिक्योरिटी के होते हैं बॉर्डर वाले, वो आईआर में आते हैं पूरे, कि जैसे कि बांग्लादेश की बॉर्डर पे क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो सारे आ जाएंगे इधर। और जीएस4 में सारे के सारे थिंकर्स वगैरह सब लोग आप लोग यहाँ पे सीख लोगे, तो ये आ जाएगा। ऐसे का मैंने बता दिया, बहुत सारे ढेर सारे पर्सपेक्टिव्स आप लोगों को मिलेंगे, वो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये मैंने एक फेज बनाया है, सब लोगों के लिए अलग अलग चलेगा। सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, चाहे किसी को ज्यादा आता हो किसी को कम आता हो, बट मेरा टास्क होगा बिल्कुल जीरो से आप लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच से उठाना। तो फर्स्ट थिंग द बेसिक होगा। बेसिक में डायलेक्टिकल अप्रोच, भाई आप लोगों को भी पैसिव नहीं रहना है, जवाब देना है सब चीज के। मैं जो भी पूछूंगा आपके मन में जो भी हो बोलना, ताकि बेसिकली क्लास कैसी रहेगी, इंटरेक्टिव। यस, ताकि अपनी क्लास एक इंटरेक्टिव क्लास बने और इसका एक अच्छा आउटपुट अपन यहाँ पर निकाल पाए। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स पे वो मैंने तैयार किए हुए हैं, वो आपको मिल ही जाएंगे। सेकंड फेज चलेगा जहां पे आप अपना खुद का टेस्ट करोगे, इवेल्युएशन करोगे, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, कंपेयर करेंगे उस आंसर को और इंटरलिंकेजेस ढूंढने का ट्राई करेंगे सेकंड फेज के अंदर, जब आप बेसिकली टेस्ट लिखोगे 15 दिन पढ़ने के बाद। थर्ड फेज में आएगा आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन, आप लोगों ने जो सीखा है कहां कहां गड़बड़ है, फिर कुछ वैल्यू एडिशन जो जो आप लगा सकते हो, फिर यहाँ पे इंट्रो कैसे बनाना है, कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है, कंक्लूजन कैसे बनाना है, वो पहले से अपन तैयार रखेंगे। और लास्ट में बेसिकली जैसे आपने बोला, मैंने काफी सारी बुक्स को, जैसे मैं क्या करता हूँ, कई बार होता है ना 300 पेज की बुक है, 500 पेज की बुक है, पूरा पढ़ने का मन नहीं होगा, कितनी बुक्स पढ़ लोगे आप, तो उसमें से क्या करेंगे, उसका समरी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक बुक, तो मान लो मैंने 50 बुक लिख दी, 50 बुक आप पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, मतलब भी नहीं है। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि कोई यूजफुल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उनके समरी निकाल लेंगे। अपन को तो यूज ही करना है ना, रेफरेंस देना है, तो सबका समरी निकाल के जहां जहां पे अपन को यूज करना हो वो अपन एक साथ बना लेंगे, चाहे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की हो, चाहे आईआर की अलग अलग बुक्स हो। फिर 1 पेजर नोट्स अपन ने जैसे दिखाए, 1 पेजर नोट्स आपको हर टॉपिक के 1 या 2 पेज में आपके पास नोट्स होने चाहिए। ये काम आते हैं लास्ट में, जब आप ऑप्शनल का एग्जाम देने वाले होते हैं, उससे पहले आपके 2-2.5 घंटे में सारे ऑप्शनल के नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। लास्ट में माइंड मैप्स और एड ऑन पर्सपेक्टिव जो अलग अलग बुक से आप लोगों को मिलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा प्लान होगा। ये मेरे बारे में मैंने लिखा है, जो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। ठीक है, जो ऑलरेडी लिखा है तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, वही लिखा है। मैंने मार्कशीट भी मेरी डाली है यहाँ पे, दैट इज माय मार्कशीट। ये यूपीएससी सीएसई 2022 की मार्कशीट आप लोगों को विजिबल होगी। ये मार्कशीट बेसिकली आपको विजिबल नहीं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो अब और भी अच्छे से विजिबल हो जाएगी।
दैट इज माई मार्कशीट इन CSE 2022 की, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे, ऑप्शनल का स्कोर वगैरह सब कुछ विजिबल है। ये पेपर भी इससे कम से कम कई लोगों को ये पता होगा, ये पेपर होते हैं भाई मेंस के अंदर, देख लो। सबसे पहला पेपर किसका है, ऐसे, फिर GS1 GS2, फिर GS3 GS4, फिर ऑप्शनल के 2 पेपर। लैंग्वेज पेपर के मार्क्स यहाँ पे नहीं आते। अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो उसके मार्क्स नहीं दिखाते वो, मतलब क्लियर हो गया मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया। जिनका मेंस क्लियर नहीं होता ना, यहाँ पे 2 सेक्शन और बना के देते हैं ऊपर वो, जिसमें मार्क्स लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि स्टूडेंट को ये तो ना लगे ना कि हिंदी इंग्लिश की वजह से रुक गया है। हिंदी इंग्लिश या हिंदी की जगह किसी ने मराठी ली हो, गुजराती ली हो, वो सब अलग है, लेकिन लैंग्वेज के मार्क्स, ये नीचे जो पर्सनालिटी टेस्ट लिखा हुआ है ये इंटरव्यू के मार्क्स है। इंटरव्यू को इंटरव्यू नहीं लिखते वो लिखते हैं इट इज योर टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है वो, यहाँ पर टोटल मार्क्स। और सिलेक्शन हो जाता है तो ये नोट हट जाएगा यहाँ से, बस बाकी सेम रहेगा, ये नोट यहाँ से हट जाएगा और रिकमेंडेड आ जाएगा, ठीक है। ये मार्कशीट हो गई। अब इसके बाद सिलेबस मैंने यहाँ पे दिया है, तो सिलेबस को मैं आपको जो मैंने पॉइंट्स बोले थे इनको डिटेल में दिखा देता हूँ कि आपका सिलेबस कैसे रहेगा। यहाँ पे देखो सिलेबस का पेपर 1 सबको दिख रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बोला था वो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, एक बार देख लो यहाँ पे। दैट इज योर पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 का ये पार्ट ए है। ये कौन सा पार्ट है, ये पेपर 1 का आपका पार्ट है, पार्ट ए। दैट इज द पार्ट ए ऑफ द पेपर 1। पार्ट ए के अंदर जो मैंने आपको 10 टॉपिक बोले, सबसे नीचे वाला ये टॉपिक जो नीचे छुपा हुआ है यहाँ पे, दैट इज बेसिकली आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यही बोला था मैंने पहला टॉपिक। अपन चालू करेंगे पॉइंट नंबर 10 से, क्योंकि सबसे बेस यही है। ये बेसिकली आपका नींव का पत्थर है एक तरह से। ये नींव यहां से खड़ी होगी, उसके ऊपर सारी की सारी इमारत आपकी बनेगी। तो ये जो मैंने लिखे यहाँ पे, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्रामसी, हैना अरेंट, ये सब अपने सिलेबस में है। उसके ऊपर इंडियन, आप सोचो, आपको धर्मशास्त्र के बारे में भी पता होगा, आपको अर्थशास्त्र के बारे में भी पता होगा, आपको बुद्धिज्म के बारे में भी पता होगा, आपको सैयद अहमद का, आप सोचो मैं छोड़ के गया था कि सैयद अहमद खां का तो क्या ही क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया सैयद अहमद खां पे पिछले से पिछली बार, ठीक है। श्री अरविंदो पे क्वेश्चन, महात्मा गांधी की थॉट्स। तो आपको इंडियन थिंकर्स पे भी बहुत अच्छा खासा आइडिया आप लोगों को रहेगा जब बेसिकली आप लोग ये चीजें पढ़ोगे, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके जस्ट बाद बताया था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बाद पहला पॉइंट ये बोला था, दूसरा पॉइंट बोला था आइडियोलॉजी, यही बोला था, जिसमें आपकी लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब आ जाएगा। फिर इसके ऊपर मैंने थर्ड पॉइंट बोला था, इसके ऊपर अपन पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, थ्योरीज ऑफ स्टेट, लिबरल, नियोलिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरिस्ट, ये आ जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट में आपके छोटे छोटे पॉइंट, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, पावर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये पॉलिटिकल थ्योरी और आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये 10 टॉपिक है पेपर 1 के पार्ट ए में, मतलब पेपर 1 का आधा पार्ट ये है, ताकि आपको दिखे कि क्या क्या हमारे यहाँ पे सिलेबस में आता है। ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। क्लियर मतलब जस्ट देख लिया है, ज्यादा भी दिमाग मत लगाना कि जस्ट हमने आंखों से देख लिया है कि ये सिलेबस है पेपर 1 के पार्ट ए का, ठीक है। पेपर 1 के पार्ट बी का सिलेबस दिखा देता हूं। पार्ट बी का सिलेबस आपको देखा देखा लगेगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा सर ये तो सारा सिलेबस, अब थोड़ा मजा आएगा आपको देखने में। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, देखो दिख रहा है सब लोगों को। अब ये आप देखो, आपको अपने हिसाब से दिखेगा, मास सत्याग्रह है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नॉन कोऑपरेशन, नाम सुना है तो हिस्ट्री में, सिविल डिसोबीडियंस, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। इधर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, पॉलिटिका। साइलेंट फीचर में वही प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगी। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 73rd एंड 74th, किससे रिलेटेड है ये, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज वाला पार्ट, वो मिल जाएगा यहाँ पे। फिर नीचे ये सारे के सारे स्टेटरी इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, के फाइनेंस कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, ये तो पढ़ा। पॉलिटी सब लोगों ने पढ़ा है, एक बार हाथ खड़े करके बता दो पॉलिटी कितने लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अभी आप लोगों का बाकी है पॉलिटी, ठीक है। आप लोगों का भी आप लोग सम्मेक्स से ही हो या आउटसाइड से हो, सम्मेक्स से, तो आप लोगों का पॉलिटी बाकी है। बैच कौन सा है आप लोगों का सबका, काइजन, मतलब किसको कितना टाइम हो गया, 1 साल वाला है, 2 साल वाला, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया अभी आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों का नया है जस्ट 1 साल में, पॉलिटी नहीं हो आप लोगों का, ठीक है। पॉलिटी हो जाना चाहिए था,
आपकी डेली 4 घंटे क्लास होती है ना, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हुए? हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हुआ है बस, ज्योग्राफी, ठीक है, और आईआर, इकोनॉमी नहीं हुआ अभी, इकोनॉमी हो गया है, ठीक है। तो पॉलिटी आप लोगों का करवाएंगे जल्दी, ताकि इससे क्या हो जाए, आपको डबल फायदा यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शनल भी मिल जाएगा साथ में, और साथ में बेसिकली पॉलिटी की बेसिक क्लासेस भी मिल जाएगी, ताकि दोनों चीजें बेसिकली यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगी। ये वाला पार्ट आप अपना सिलेबस उठा के देखना, GS2 का, उसमें भी ये सारा पार्ट है और ऑप्शनल में भी ये सारा पार्ट है। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, ये सारा पार्ट आपके GS2 में भी है, और ये एज इट इज सारा पार्ट बेसिकली आपका ऑप्शनल पेपर के अंदर भी है। अब इसके अंदर और भी पॉइंट है, 6 के बाद भी बेसिकली आप देखोगे आगे। आप सोचो, यहाँ पे मजेदार बात पता है क्या है? आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी है, लेकिन ये किस में है? कास्ट का पॉलिटिक्स में। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, सबसे पहले जैसे कि इस बार आप लोगों ने देखा होगा यूपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बारे में सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब आप उसमें देखो, रिलीजन का रोल बेसिकली कास्ट ने यहाँ पे खत्म कर दिया इस बार कई जगह पे। मतलब राम मंदिर वाली सीट तो बीजेपी को जीतनी चाहिए थी ना, फैजाबाद वाली सीट, वो कौन जीता? सपा, समाजवादी पार्टी, या बेसिकली इंडिया अलायंस बोल दो, ठीक है। किसके दम पे जीती? कास्ट फैक्टर के दम पे, ठीक है। उसके अलावा आप देखो, इंडिया में क्या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स दिखती है कास्ट के? जैसे राजस्थान में तो आप लोग देखते ही हो, राजस्थान में आज आप लोगों को कि कोई भी सीट ले लो, मीणा वर्सेस गुर्जर हो रहा है, राजपूत वर्सेस जाट हो रहा है, ये देखते हो ना कि एक कैंडिडेट मान लो मीणा का खड़ा हो गया, या तो दूसरा मीणा का ही उतारा जाएगा या दूसरा गुर्जर उतारा जाएगा, मतलब वहां के कास्ट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं देते टिकट दे दिया जाए तो ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा है आदमी है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको देते हैं, वो इलेक्शन ही नहीं जीतेगा, क्योंकि इलेक्शन वहां पे जितवाएगी उनकी कास्ट, इलेक्शन जितवाएगी उनके अलग अलग वो फैक्टर्स। तो इंडिया में आज भी सबसे बड़े फैक्टर है, तो यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि इंडिया में कास्ट का क्या रोल है, इलेक्शंस में क्या रोल है, रिलीजन का क्या रोल है, एथनिसिटी का। एथनिसिटी का रोल आपको नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा दिखेगा। जब आप मणिपुर इलेक्शंस देखोगे, नागालैंड देखोगे, आसाम देखोगे, तो वहां पे पता लगेगा कि एथनिसिटी का कितना बड़ा रोल है। तो ये भी अपने ऑप्शन में आने वाला है। फिर उसके बाद ये फेडरलिज्म तो आपका पॉलिटी का टॉपिक है, पार्टी सिस्टम भी सीखोगे। जैसे इंडिया में एक पार्टी सिस्टम के बारे में बताओ, जो भी आप जानते हो कि इंडिया में कितनी पार्टीज हैं, ठीक है। पार्टी सिस्टम के अंदर बेसिकली इंडिया में कैसे काम चलता है, कुछ भी पता हो तो। इंडिया में ये तो पता है आपको, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज है। ऐसा तो नहीं सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है। तो इंडिया में, यूएसए में, ये यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेट्स और दूसरी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, वहां पे 2 ही है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो कौन सी से आते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। और ये हिलेरी क्लिंटन है, या बराक ओबामा है, या जो बाइडेन साहब अभी वाले हैं, कौन सी पार्टी से आते हैं? डेमोक्रेट्स। यहाँ पे बोलते हैं ना, ये डेमोक्रेट्स से, ये रिपब्लिकन से। तो ऐसे यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है। तो जस्ट मैंने आपको बताया क्योंकि अभी यूएसए के इलेक्शन चल रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम सुना होगा, वापस बन सकते हैं अभी तो प्रेसिडेंट यूएसए के। तो ऐसे आपको इंडिया के अंदर, जैसे मान लो मैं आपको पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिया में आप सब लोगों ने वोट, कितने लोगों ने वोट दिया है? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वोट भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एलिजिबल तो सब लोग हो वोट देने के लिए? अच्छा, अभी एलिजिबल भी नहीं हो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि मान लो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हो रहा है, एमएलए का चुनाव हो रहा है राजस्थान के अंदर। अब बेसिकली हम 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, या 4 लोग बोल देता हूं कि 4 लोग हम इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है। आप सब लोग हमारे वोटर्स हो, ठीक है। हम 4 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो हम चारों में से चुनाव कौन जीतेगा? जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि चुनाव वही जीतेगा जिसको 50% वोट मिले? मतलब मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं, इंडिया के अंदर एक कैंडिडेट अगर सिर्फ उसको 100 में से 5 वोट मिले हैं, कितने वोट मिले हैं? 100 में से 5, क्या वो चुनाव जीत सकता है क्या? जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा कि एक कैंडिडेट को 100 में से 5 वोट मिले हैं, टोटल वोट कितने थे? 100, और 100 में से 5 मिले हैं, क्या वो चुनाव जीत सकता है क्या? सही बात बोली इन्होंने। मान लो चुनाव लड़ने वाले 50 लोग हैं, ईवीएम ही पता लगे 4-5 ईवीएम लगानी पड़ गई, हो जाता है ना कई बार। अब मान लो किसी को 1 वोट मिल रहा है, किसी को 2 मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 4 मिल रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट वाला है 5 वाला है, तो 5 वाला जीत जाएगा। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम।
मतलब चुनाव वही जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, चाहे वो 2% मिला है, चाहे 5 मिला है, चाहे 7 मिला है, चाहे 10 मिला है। ऐसा नहीं है कि चुनाव तभी जीतोगे जब 100 में से कितने वोट मिले, 51। अगर मान लो मैं बोल दूं कि जैसे कि यूएसए के अंदर चुनाव होते हैं, यूएसए के अंदर वही जीतता है जिसको 50% से ज्यादा बहुमत मिला हो। क्यों? क्योंकि वहां पे ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। और वहां पे बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले तो क्या करते हैं वहां पे, जैसे मान लो अब डेमोक्रेट से और रिपब्लिकन से 2 पार्टीज है, हम दोनों लड़ना चाहते हैं डेमोक्रेट से चुनाव, आप दोनों लड़ना चाहते हो रिपब्लिकन से चुनाव। अब ऐसे थोड़ी 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले हम दोनों में से एक को फाइनल किया जाएगा। अब इसको फाइनल करने के लिए पार्टी भी वोट करेगी, हमारे बहुत सारी डिबेट्स भी करवाई जाएगी, नेशनल कन्वेंशंस बोलते हैं अलग अलग मुद्दों पे, ताकि बेसिकली हम दोनों में से एक कैंडिडेट को फाइनल किया जा सके। ये भी देखा जाएगा कि दोनों में से ज्यादा लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे चीज के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी डिसाइड करेगी कि हम दोनों में से, मान लो मुझे डिसाइड कर लिया तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं किसकी तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से। इसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी फाइनलाइज करेगी इन दोनों में से किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो फाइनली कितने कैंडिडेट आएंगे? 2। फाइनली कितने कैंडिडेट आएंगे जिन पे लास्ट में वोटिंग होगी? 2। तो उसमें से जीतेगा कौन? 2 में से तो वही जीतेगा जिसको 51 मिले हैं। कॉमन सेंस आप लगाओ कि 2 में से कौन, अब हमारे आते हैं एक साथ 25, एक साथ 10, तो उसमें कौन जीतेगा? जिसको सबसे ज्यादा मिले हैं। लेकिन एक और चीज समझना, जैसे आपको छोटी सी चीज पूछूं मैं कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी बनेगी? जैसे अभी सरकार बनी है, अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी सरकार बनी है जिसमें से 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, नीतीश बाबू और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार उसकी बनेगी जिसको आधे से ज्यादा सीट्स मिले, उसी की बनेगी। जैसे टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, 543 है, तो 543 का आधे से ज्यादा कर लो, लगभग 272 का आंकड़ा आ रहा होगा, 272 273 का, आधे से ज्यादा करोगे तो सरकार किसकी बनेगी? जिसके पास कम से कम 272 सीटें हो। और इस बार बीजेपी के पास कितनी थी? 240। कितनी थी? 240। अब सरकार कैसे बनेगी बीजेपी की? क्योंकि आधे से ज्यादा सीटें चाहिए। तो सपोर्ट किसने दिया? चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है और नीतीश बाबू की जो जेडीएस है, उन्होंने दोनों ने सपोर्ट करके क्या बढ़ाया? ताकि आपका बहुमत मिल जाए। अब मान लो बीच में नीतीश बाबू नाराज हो गए सरकार से कि नहीं चलेंगे मोदी जी के साथ, और बीच में ही उन्होंने मान लो 2 साल के बाद सपोर्ट खींच लिया, सरकार गिर जाएगी। भाई सरकार में सपोर्ट लाने के लिए 272 लोग जोड़ने पड़ेंगे, या तो नीतीश बाबू के गिरने के बाद भी अदर्स का पूरा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि सब लोग बेसिकली मांगेंगे ना कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। कोई मांगेगा 100 करोड़ चाहिए, कोई मांगेगा 200 करोड़ चाहिए, क्योंकि सब चीजें चलेगी। तो बताने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कैसे पूरा का पूरा पार्टी सिस्टम वर्क करता है, कैसे सरकार बनती है, कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, वो सब कहां पे सीखेंगे अपन? यहाँ पे। नेशनल पार्टीज की भी कंडीशन होती है, ऐसे किसी को नेशनल पार्टी नहीं बना देते। स्टेट पार्टी बनने के लिए भी कंडीशन होती है कि इतने % वोट मिले आपको, वो सारी कंडीशन भी कहां पे आ जाएगी? जो GS2 में भी आती है, सिमिलरली बेसिकली ऑप्शनल में भी आपको मिलेगी। तो ऑप्शनल में देखो, पेपर 1 के पार्ट ए में क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगी आपको बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे थिंकर्स की थॉट्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, इक्वालिटी, जस्टिस, पावर, डेमोक्रेसी, ये मिलेंगे आपको पेपर 1 के पार्ट है। पेपर 1 का पार्ट भी पूरी तरह से किससे रिलेटेड होगा? पॉलिटी से रिलेटेड होगा, गवर्नेंस से रिलेटेड होगा, और रिलेटेड होगा इंडिया की सोसाइटी, कास्ट का रोल हो गया, आपका पार्टी सिस्टम हो गया, हमारे कुछ सोशल मूवमेंट्स हो गए कि सिविल लिबर्टी मूवमेंट क्या होता है, वुमेन मूवमेंट क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट क्या होते हैं। दैट इज द, ये पेपर 1 आपका खत्म हो गया। दैट इज द 250 मार्क्स का सेक्शन आप लोगों का यहाँ पे एंड होता है। इसको बोला जाता है पेपर 1, जहां पे बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो। बकायदा आपके पास सारे नोट्स हो, हर एक टॉपिक के नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है। अच्छे नोट्स हो, अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, आपका काम इसमें हो जाएगा। अब आते हैं, आज सिर्फ सिलेबस अपन देख रहे हैं। दैट इज द पेपर 1 का। पेपर 2 शुरू होता है यहां से। अब पेपर 2 में दिखाता हूं पेपर 2 क्या है। पेपर 2 है आपका जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और दूसरा बेसिकली आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। दिख रहा है सब लोगों को? इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब पेपर 2 के पार्ट ए का सिलेबस देख लो एक बार कि कैसा सिलेबस है। पॉइंट्स देखो, सबसे पहले आप देखो इसमें क्या, मैं समझा देता हूं कि आएगा क्या क्या। पेपर 2 का पार्ट ए में आएगा आपको जहां पे कंपैरिजन चलेगा। कंपैरिजन किसके साथ चलेगा? पेपर 1 में तो हम देख रहे थे कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट सीखा है, आइडिया सीखे हैं, आइडियोलॉजी सीखी है,
थ्योरी सीखी है, पेपर 1 के पार्ट है। 1B में हमने सीखा है इंडिया का सिस्टम कैसे वर्क करता है। 1B में बेसिकली फॉरेन का सिस्टम आया क्या? 1B में किसका सिस्टम आ रहा था? इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इंडिया में कास्ट सिस्टम का क्या रोल है, इंडिया में सोशल मूवमेंट कैसे काम करते हैं, इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, सब कुछ किस पे बेस्ड था? इंडिया पे। अब अपन अपना डायमेंशन खोल रहे हैं टू द वर्ल्ड। कंपेरेटिव का मतलब यही हुआ ना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज से भी, आपको कंपेयर करना पड़ेगा डेवलप्ड कंट्रीज से भी। डेवलपिंग का मतलब आपकी छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, साउथ एशिया की कंट्रीज हो गई। ये कौन सी कंट्रीज है? गरीब देश देखा जाए तो, क्योंकि 3 कैटेगरीज जनरली अपन बोलते हैं, एक तो डेवलप्ड, एक डेवलपिंग और एक क्या होता है? लीस्ट डेवलप्ड। लीस्ट डेवलप्ड में आप जैसे बोलोगे कोंगो, सुडान, साउथ सुडान, ये क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, फिर आप थोड़ा और अच्छी डेफिनेशन में लाओगे डेवलपिंग में, इंडिया को लेके आ जाओ। ठीक है, आप बेसिकली साउथ अफ्रीका को लेके आ जाओ, आप बेसिकली ब्राजील को लेके आ जाओ। ये कैसी है? जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज है। ब्रिक्स का नाम सुना होगा ना? ब्रिक्स में कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कौन सी कंट्रीज है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है। अब तो नई कंट्रीज जुड़ गई है ब्रिक्स में, और आपका जो सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ये सब ऐड हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, अर्जेंटीना ने तो मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। अर्जेंटीना को भी जोड़ा था लेटिन अमेरिका से, अब अर्जेंटीना ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं आएंगे। ठीक है भाई, नहीं आओ तो जबरदस्ती तो क्या ही करेंगे उनसे। तो यहां पे आप देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये अलग अलग अप्रोचेस पढ़ेंगे पहले, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने के लिए कौन कौन सी अप्रोच हम देखते हैं। उसमें कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, कुछ अप्रोचेस आएगी। दूसरे में आएगी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि डेवलपिंग स्टेट्स कैसे होते हैं, उनकी सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं। आप खुद सोचो ना कि जो फीचर अमेरिकन सोसाइटी के हैं, वो सोसाइटी कोंगो के मिलेंगे क्या? वो साउथ सुडान के मिलेंगे क्या? वो इंडिया के मिलेंगे क्या? मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मिलती है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो गरीब देशों में मिलती है, सोशलिस्ट देशों में मिलती है। तो उनका कंपैरिजन करेंगे कि हाँ अमेरिका, क्योंकि हर चीज अलग होगी। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, प्रेशर ग्रुप्स का नाम सुना है? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारा आपका जो आरटीआई एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सुना होगा। उसको लाने के पीछे एक प्रेशर ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, अब आप सोचो हमारे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप अलग तरीके से काम करते हैं, वही प्रेशर ग्रुप अमेरिका में अलग तरीके से काम करेंगे, वही प्रेशर ग्रुप बेसिकली आपके कोंगो, साउथ सुडान में अलग तरीके से काम करेंगे। तो सबकी वर्किंग अलग अलग होगी ना। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, सरकार के तरीके अलग होंगे, प्रेशर ग्रुप्स अलग होगी, वहां का गवर्नेंस अलग होगा, इवन वहां के कस्टम्स अलग होंगे। तो यहाँ पे अपन सीखेंगे कि जब अलग अलग इकोनॉमीज को हम देखते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो आप सोचो, आपको ये भी पता रहेगा किस टाइप की सोसाइटी कैसे है, क्यों वो बेसिकली इतना गरीब देश है। आप सोचो अफ्रीका के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, है या नहीं है? अफ्रीका में आप लोगों ने देखा होगा, जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच वालों ने, पोर्चुगीज ने अपनी टेरिटरी बनाया था अफ्रीका को। किसके लिए? वहां से निकालते थे रॉ मटेरियल, उसको बेचते थे कहां पे? ब्रिटेन में। वहां पे चलता था इंडस्ट्रीज, वहां से सारे के सारे माल को भेजने के लिए कहां पे? ब्रिटिश अफ्रीका में, इंडिया में डंप कर देते थे। यही तो करते थे कि यहां से लेते थे सस्ता रॉ मटेरियल, उसको बेसिकली अपनी फैक्ट्रीज में तैयार करते थे, यस आ जाओ, और उसको बेसिकली कहां पे बेच देते थे? आपकी गरीब देशों में। तो आप सोचो, सस्ता मटेरियल कहां से लिया? गरीब देश से। ठीक है, उसको अपनी फैक्ट्री में क्या किया? तैयार किया, और उसी को चेप दिया बेसिकली वापस उसी देश को, किसमें? बेसिकली महंगे दामों के अंदर। तो वहां से डबल कमाई, रॉ मटेरियल भी सस्ता मिल गया और वही माल बेसिकली किसको बेच दिया? क्योंकि ये बड़े मार्केट थे। तो आप देखोगे यहां पे वो भी पढ़ेंगे। तो यहां पे अलग अलग कंट्रीज में, अब आप एक और एग्जांपल देता हूं, डेवलप्ड कंट्रीज में जो मूवमेंट होते हैं, हमारे यहां पे मूवमेंट होते हैं, उसमें कितना फर्क होता है? मान लो एक अफ्रीका में एक आपका मूवमेंट हुआ अमेरिका के अंदर, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, बीच में अमेरिका में ये जो मूवमेंट चल रहा था, जो ब्लैक और बेसिकली व्हाइट के बीच में, ठीक है, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, उस मूवमेंट का नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर्स। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना काले और गोरों के बीच में, वो मूवमेंट वहां पे चल रहा था। उसमें सोशल मीडिया भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उसमें वहां पे बेसिकली बहुत बड़ा सेल बना हुआ था। हमारे यहाँ पे तो अब आने लगा है सोशल मीडिया। पहली बार जो देखने को मिला ना, वो मीटू मूवमेंट, नाम सुना है? हैशटैग मीटू मूवमेंट, जो पहली बार सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ। अदरवाइज हमारा मूवमेंट कैसा होता है?
दो चार लोकल लोगों में चलता है, दो लोकल लोगों मतलब जहां पे हो रहा है उसके बाहर किसी को पता ही नहीं है कि मूवमेंट चल रहा है। मान लो महाराष्ट्र में कोई मूवमेंट चल रहा है कोई सेंचुरी में, तो महाराष्ट्र के बाहर किसी को पता ही नहीं है। बट आज सोचो सोशल मीडिया से कितना जल्दी आपका रीच बढ़ता है। तो दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलैरिटीज देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें समझ आ रहा है भाई। ठीक है, तो सिलेबस देख रहा हूं। फिर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आपका टॉपिक है, GS3 में भी आता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर भी है, तो ग्लोबलाइजेशन के सारे डायमेंशन आ जाएंगे। फिर जो आपने बोल रहे थे ना अप्रोचेस, कि रियलिस्ट अप्रोच क्या होती है, मार्क्सिस्ट क्या होती है, सिस्टम थ्योरी क्या होती है, आइडियलिस्ट क्या होती है, ये किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में, IR के पर्सपेक्टिव में। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं, कौटिल्य का एक एग्जाम्पल है, उसकी एक थ्योरी आएगी सप्तांग थ्योरी। तो उसके अंदर बेसिकली वो बोलेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज लाइक ए जंगल। इंटरनेशनल रिलेशन कैसे? एक जंगल की तरह है, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल्स। मतलब आप सोचो जंगल का राजा कौन है? शेर है, ठीक है, लायन है। तो वो क्या बोलता है, IR में भी जो ज्यादा पावरफुल है ना, वही सारी की सारी चीजों को क्या करता है? डोमिनेट करता है। अब पहले पावरफुल कंट्रीज कौन थी? अमेरिका था, रशिया था। तो सारा का सारा IR किसके अकॉर्डिंग चलता था? अमेरिका और रशिया के अकॉर्डिंग। आप ऑप्शनल के लिए आए हो, आप तीनों, आपकी दूसरी क्लास है या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए? अच्छा अच्छा, RS के आप तीनों का पीछे नहीं, डेमो क्लास किसकी है? ऑप्शनल की है या RS बेच की किसकी है? RS IS की, हाँ तो वो अभी तो जस्ट 2 बजे स्टार्ट होगी RS IS बेच की। अभी उससे पहले हमारा ऑप्शनल का चल रहा है, तो आप बैठ जाओ आराम से। बट मैंने सोचा ऑप्शनल के लिए आए हो, इतने लेट आए हो तो फिर ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है सारी चीजें? तो ये सिलेबस बेसिकली आप लोगों को दिखेगा। इसके अंदर बेसिकली आप सोचो, वर्ड हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट दिखाता हूं आपको। हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आओ। वर्ड हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये पूरा का पूरा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का नाम सुना है? कब से कब तक का एरिया है कोल्ड वॉर? टाइम बताओ तो। अगर 1945 के बाद से लेके 1991 तक का मान लो, जब तक सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले के उस बीच। हाँ, फॉल ऑफ बर्न, लेकिन टिल जो 1991 तक का पार्ट है, 1945 के बाद से लेके 1991 तक, जब ऑफिशियली डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, फॉल ऑफ इवेंट्स पहले से चालू हो जाते हैं 89 से, बट ऑफिशियली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन जाता है 91 के अंदर। तो 45 के बाद जब से UN बना आपका, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना भाई, 39 से 45 वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 45 में खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस बना, और 45 से लेके 91 तक का एरिया माना जाता है कोल्ड वॉर। और उसके बाद बेसिकली क्या हो गया, वापस से USA क्या बन गया? सुपर पावर। 91 के बाद से लेके, क्योंकि रशिया का काम तो खत्म हो गया, सोवियत यूनियन का काम, तो 91 के बाद से लेके लगभग 2005 तक पूरा वर्ल्ड कैसा रहा? यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब जहां पे एक सिंगल पोल रहा, दैट वाज द USA। और अभी कैसा है वर्ल्ड? मल्टीपोलर। अभी बेसिकली आप देखोगे रशिया भी एक पोल है, USA भी एक पोल है, चाइना भी एक पोल है, जापान भी एक पोल है, इंडिया भी एक पोल है। तो अभी वर्ल्ड कैसा है? मल्टीपोलर है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो एस जयशंकर साहब की किताबें रहती है उसमें वर्ड होता है कि इंडिया किसका सपोर्टर है? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का। मल्टीपोलर का मतलब या तो एक पोल था, पहले क्या थे? 2 पोल थे, एक USA और दूसरा USSR। अब बेसिकली USSR तो गिर गया, कब? 91 के बाद। एक पोल रह गया मान लो, दैट इज द USA। तो 10-15 सालों तक USA चला, और उसके बाद बेसिकली क्या हो गया? छोटे छोटे बहुत सारे पोल पूरे वर्ल्ड सिस्टम में देखने को मिले। ठीक है, वो आएगा अपना। तो ये सारा का सारा सिस्टम भी मिलेगा आपको। अब अभी तो आप बोलोगे सर IR कहां गए? IR भी आएगा। IR आएगा आपका पेपर 1 के, यहां तक 10 पॉइंट आएंगे यहाँ पे सिलेबस में। ये पेपर 1 का पार्ट, पेपर 2 का पार्ट A है। उसके बाद ये आएगा आपका, दैट इज द पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये देख लो एक बार, ये IR का पार्ट है जो अपने GS2 के सिलेबस के साथ एज इट इज है। यहां पे बहुत सिंपल, पहले तो भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी बनी, फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या अलग आपके चरण थे जो पढ़ते हो ना, फर्स्ट फेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सेकंड फेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो सारे फेजेस आएंगे। फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट आएगा, उसमें भारत का क्या रोल रहा है वो आएगा। फिर भारत के साउथ एशिया के साथ रिलेशंस आएंगे, फिर इंडिया के रिलेशन आएंगे अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ। उसके अलावा फिर आ जाएगा USA, EU, जापान, चाइना, रशिया, फिर यूनाइटेड नेशंस वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो 8 पॉइंट आप देख रहे हो, दैट इज
इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें जो सारा का सारा पार्ट हमारे पास रहेगा ये GS2 में भी सेम रहेगा और यहां पर भी सेम रहेगा। जैसे आता है ना इंडिया यूएसए रिलेशंस में भी लेटेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इंडिया यूएसए रिलेशन में बेसिकली क्या क्या नई डायमेंशंस देखने को मिल रही है, उसमें बेसिकली रशिया का क्या रोल है, तो ये सारा पार्ट बेसिकली यहां से मूव ऑन होता है आपके इस पार्ट से। तो ये है बेसिकली आपके PSI ऑप्शनल का 4 भागों में बटा हुआ सिलेबस, जिसमें GS सिलेबस के साथ काफी सारे ओवरलैपिंग एंड लिंकेजेस देखने को यहां पर आप लोगों को मिलेंगे। यहां तक पहले कोई डाउट हो तो पहले अब डाउट सेशन लेते हैं 5-10 मिनट का। क्या क्या मन में डाउट्स है, मैंने मेरी तरफ से आपको जस्ट ये बताया कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर। ठीक है, 5 मिनट सर बस बताइए, क्लास में पूछ लोगे। बाकी जैसे एक जनरल कोई भी आपको क्वेरी हो सर ऑप्शनल में, ये तो समझ आ गया ना कि ऑप्शनल में क्या क्या है। ऑप्शनल के कम से कम किसी को बताओ तो सर 4 भाग है ऑप्शनल के। उसमें से पहला भाग है जिसमें हमें मिलेगा थिंकर्स के बारे में, जिसमें वेस्टर्न थिंकर्स भी है, इंडियन थिंकर्स भी है, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा छोटे छोटे पॉइंट, जैसे जस्टिस क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं। ये पेपर 1 का पार्ट है, सिखाएगा। पेपर 1 का पार्ट भी पॉलिटी का पार्ट है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट भी आएगा, थोड़ा सा उसके अंदर बेसिकली क्या आएंगे, सोशल मूवमेंट्स भी आएंगे, थोड़ा सा कास्ट का पार्ट आ जाएगा, सोसाइटी वाला कास्ट आ जाएगा, पार्टी सिस्टम आ जाएगा। ये पेपर 1 का पार्ट भी है, तो ये पेपर 1 खत्म हो जाएगा। पेपर 2 के पार्ट ए में क्या आएगा, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अभी तक हम इंडिया तक ही सीमित थे, ठीक है, अब हम अपनी डायमेंशन बनाएंगे टू द वर्ल्ड तक। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्री का सिस्टम कैसा है, डेवलप्ड का कैसा है, लीस्ट डेवलपिंग का कैसा है। फिर हमें सीखना पड़ेगा कि आपका कोल्ड वॉर क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, अलग अलग रीजनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो सब आ जाएगा पेपर 2 के पार्ट में। कुछ थ्योरीज आ जाएगी कि रियलिस्ट थ्योरीज क्या होती है, मार्क्सिस्ट क्या होती है, लिबरल क्या होती है। और पेपर 2 का पार्ट भी IR आ जाएगा, जिसमें हम स्टडी करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी की, हमारी सारी की सारी नेबरिंग कंट्रीज की, वर्ल्ड की सारी सुपर पावर्स की, चाहे USA हो, EU हो, जापान हो, रशिया हो। हम साथ में स्टडी करेंगे कि किस किस का क्या क्या इंपैक्ट बेसिकली अलग अलग डायमेंशन में देखने को मिलता है। तो सिलेबस ये सॉर्टेड है आपका पॉलिटिकल साइंस का। अब यहां तक किसी को सिलेबस से रिलेटेड या कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है, जस्ट आपको ये दिखाया है कि ऑप्शनल आप लोगों को क्या देगा और क्या क्या हम करने वाले हैं। ये भी आपको मिल जाएगा जो मैंने ये पूरा बना के दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तो बेसिकली हेड वाला पार्ट हो गया। यहां तक का सारा इसमें एवरीथिंग बेसिकली इंक्लूड किया गया है। बोलो भाई क्या क्या डाउट है, कैसे कैसे। क्लासेस कल से आपको रेगुलर मिलेगी, 12 से 2 का ही आप लोगों का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया, थोड़ा थोड़ा कुछ माइंड में गया, थोड़ा था माइंड में, तो ठीक है। तो आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा जस्ट थोड़ा धीरे धीरे चालू करेंगे। अभी इतना डोज आप लोगों को हाई नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चालू करेंगे, भले ही 1.5 घंटा पढ़े, ठीक है। तो धीरे धीरे बेसिकली अपन इसमें बढ़ेंगे आगे, ताकि धीरे धीरे बेसिकली आप सारी चीजों को कवर कर सके, ठीक है। और कोई मन में कोई डाउट हो किसी भी चीज को लेके, आपको हिंदी वाला डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। देखो इसमें ऐसा होगा, हिंदी के नोट्स आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, बट जैसे कि जो डिक्टेशन वगैरह होगा ना क्लास में, वो तो डिक्टेशन तो जैसे कि समझने में आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि समझाने में तो दोनों मोड रहेंगे आपको, हिंदी एंड इंग्लिश, बट डिक्टेशन विल बी इन इंग्लिश। तो आपको अलग से हिंदी के नोट्स चाहिए हो तो हिंदी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट डिक्टेशन यहाँ क्लास में तो ड्यूअल मोड में नहीं करेंगे। क्लास में डिक्टेशन सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बेसिकली करेंगे। हिंदी और किसका है लैंग्वेज PSI ऑप्शनल में? हिंदी बस आपका ही है, ठीक है। आपका हिंदी है, मतलब PSI ऑप्शनल हिंदी से करना चाहते हो, हिंदी से, ठीक है। तो देखो हिंदी में नोट्स का डिक्टेशन तो बेसिकली आपको नोट्स अलग से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी के भी मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास में डिक्टेशन इंग्लिश में ही करेंगे और एक्सप्लेन तो दोनों में हो जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन का इश्यू आपको आएगा नहीं। और कोई मुद्दा बोलो। सॉफ्ट कॉपी, हाँ उसका मैं ओपी गाबा की आपको एनसाइक्लोपीडिया वाली चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी की चाहिए, ठीक है। मेरे पास कुछ रखी हुई मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी की और किसकी रखी हुई है, जो भी होगा मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। आज शाम तक भेज दूंगा मैं आपको। और इसका जो भी है
इसकी पीडीएफ तो बाद में भेजूंगा, पहले ब्राउचर आपको भेज दूंगा जिसमें आपको सिलेबस वगैरह सारा मिल जाए। जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को शो करी है सारी, वो तो जैसे जैसे अपन पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बेसिकली आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। ये जस्ट मैंने दिखाया है आपको कि ये सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको नोट्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी, और इतना पढ़ लोगे ना, अगर इससे ज्यादा पढ़ने की सोचना भी मत, ठीक है। पहली चीज मैं एक और इसमें रिकमेंड दे दूं, क्योंकि मुद्दा ये आता है सर कितनी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैं आपको पर्सनली बता दूं, ठीक है, जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, उसमें बेसिकली ये होता है जब तक रिवीजन ना हो ना तब तक उसका मतलब नहीं होता। तो अभी तो जस्ट मैं आपको सलाह दूंगा कि स्टिक टू द नोट्स रहिए, जितने नोट्स दे रहा हूं, क्योंकि हमने बेसिकली उन सब चीजों से निकाल लिया है। नोट्स बनाते थे जब जो जो बुक से काम का था वो निकाल लेते थे, अब मैं किसी भी बुक को रेफर नहीं करता, क्योंकि मैंने जो काम का था वहां से निकाल लिया साथ में मिल बैठ के, तो वो चीजों को अब आप रेफर करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मजे के लिए थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना हो तो मैं सजेस्ट कर दूंगा कि ये 2-3 बुक्स आप लोग ले सकते हो। बट इनिशियली मेरे नोट्स बेसिकली मोर देन सफिशिएंट होंगे, उतना पढ़ लोगे बहुत बेहतर आंसर लिख पाओगे। तो पहले फोकस करना नोट्स पे और इन हैंडआउट्स पे, ये 2 चीजें जब आप लोगों की खत्म हो जाए देन यू कैन अप्रोच टू द बुक, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो कॉन्सेप्ट आप 2 बार 10 बार पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहां भी समझ नहीं आया अलग से पूछना है, नीचे अवेलेबल रहता हूं, वहां पे पूछ सकते हो। वहां पे नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, वो इस मैसेज के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो कल से अपन करते हैं, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है। बाकी बीच में 2 लोग थे ना, वो बाहर चले गए क्या, ठीक है, तो उनसे भी पूछ लेना, अगर कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।